यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 37 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 38 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में जो आपका फिगर दिखाया गया है भाई, ये आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई कि हम लोग को कितने टाइप्स के रेक्टिफायर पढ़ने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल फेज की बात करें तो भाई इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर आपको पढ़ना है भाई फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव में हम लोग को दो तरीके का डिजाइनिंग पढ़ना होता है। एक है आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है भाई, और दूसरा होता है आपका ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके ना। तो सिंगल फेज के लिए हम लोग भाई एक हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव में हम लोग दो डिजाइनिंग पढ़ते हैं। और वही अगर आप थ्री फेज में आएंगे तो थ्री फेज में भाई सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड भाई। तो अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या, वहां पे हम लोग डायोड यूज करते हैं। ओके ना। तो थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और यहां पे आप लिख दीजिए अनकंट्रोल्ड, यानी यहां पे हम लोग डायोड को यूज करेंगे। ओके। इसी में भाई दूसरा केस पढ़ना होता है थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन ये कंट्रोल्ड आउटपुट होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो आपका थायरिस्टर होता है, यानी एससीआर यूज करेंगे भाई। ओके। तो थ्री फेज के अंदर हम लोगों ने ये दो डिजाइनिंग पढ़ा है, हाफ वेव के लिए एक अनकंट्रोल्ड और एक आपका कंट्रोल्ड भाई। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग 6 डायोड यूज करते हैं। और एक होता है आपका ब्रिज टाइप भाई, यानी इसमें एक और डिजाइनिंग होता है थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग ब्रिज टाइप यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी 6 डायोड एक तरीके से यूज होते हैं। तो सीधे सीधे याद रखना है कि भाई अगर आप सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। जैसे अगर मैं वेवफॉर्म दिखाऊं भाई, मान लेते मेरा ये इनपुट था इस तरीके का, तो भाई आउटपुट मुझे इस तरीके का मिलता है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये ऑफ हो जाता है। तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी का होगा, जैसे 50 हर्ट्ज है भाई, तो आउटपुट भी आपका 50 हर्ट्ज ही बनेगा। सही बात है। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपका कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलता है ना। तो इसका एक साइकिल जो है कितने दिन बन रहा है, 0 से लेके पाई में ही तो बन जा रहा है ना भाई। इसीलिए इनपुट का अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा भाई। उसके बाद एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है। ओके। उसके बाद भाई अब आ जाइए, और ये दोनों के लिए भाई, ठीक है ना, फुल वेव में दोनों डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि यहां से भी जो आउटपुट मिलेगा इसी तरीके का मिलेगा और यहां से भी आउटपुट इसी तरीके का मिलेगा। एक बार मैं देख ले रहा हूं भाई, ये कट तो नहीं रहा है आपका लास्ट में, सही है। इसको और थोड़ा सा हम लोग ना इधर स्पेस बनाते हैं। अब यहां पे आई भाई थ्री फेज के अंदर जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और अनकंट्रोल्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो डायोड है भाई ये सिर्फ 120 डिग्री के लिए ही कंडक्ट करता है। और इसके हिसाब से अगर आप आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, यानी जब इनपुट साइकिल का भाई, क्योंकि यहाँ पे इनपुट थ्री फेज में रहेगा ना, इनपुट आपका कुछ इस तरीके का रहेगा भाई, समझ में आया। ये एक साइकिल हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल हो गया, फिर ये तीसरा साइकिल हो गया। तो अगर मैं एक फेज को यहां पे दिखाऊं, क्योंकि आपको भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है भाई। मान लेते मैं एक फेज को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, यानी ये एक साइकिल बनाने के लिए कितना 0 से लेके पाई तक कंडक्ट कर रहा भाई। तो जिसका आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा ना, तो 0 से लेके 2 पाई में ये अपना 3 साइकिल बना लेगा भाई, 120 120 120। तो 120 गुना 3 करेंगे तो 360। क्लियर है। ये भी आपका 360, यानी एक साइकिल मतलब क्या 360 डिग्री भाई, और रेडियन में काउंट करेंगे तो 2 पाई बोलते हैं उसको। तो अगर आपका इनपुट का अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है भाई, तो आउटपुट में कि भाई इतनी ही देर में क्या कर रहा है, 3 साइकिल बना ले रहा ना, तो यहां पे आपका 150 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है। तो इनपुट का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा यहां पे भाई उसका 3 गुना आउटपुट में मिलता है हम लोग को। क्लियर है।
अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इसमें 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आएंगे भाई, तो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे डायोड का कंडक्शन है, यहाँ पे जैसे 120 के लिए कंडक्ट कर रहा था भाई, यहाँ पे आपका सिर्फ 60 के लिए ही करेगा, यानी 60 डिग्री के लिए ही कंडक्ट करेगा भाई। यानी अगर आप एक फेज का यहाँ पे देख रहे हैं भाई कि 360 डिग्री में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो 360 को आप पहले, क्योंकि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से कंडक्ट करेगा भाई, समझ में आया? तो पहले इसको 60 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी ये अगर एक साइकिल बना रहा है 360 डिग्री या फिर 0 से लेकर 2 पाई में, तो ये आपका 6 साइकिल बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? तो इसका एक साइकिल हो गया ना भाई, यानी एक साइकिल जो है मात्र 0 मतलब 60 डिग्री में ही कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है? तो अगर इसका भाई 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे भाई इतने देर में ये 6 साइकिल बना ले रहा है, यानी 50 हर्ट्ज भाई, 50 हर्ट्ज है तो भाई 50 को 6 से गुना किया कितना हो जाएगा? 5 6 30, यानी यहाँ पे जो है आपका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज के बराबर होगा भाई, ओके ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो सिंपल वे में याद रखना है कि भाई अगर 3 फेज के अंदर आते हैं, क्योंकि भाई हाफ यानी सिंगल फेज में तो सबको याद होता है, लेकिन 3 फेज में जब आएंगे भाई, तो 3 फेज में हाफ वेव में जो रेक्टिफायर होता है वो इनपुट का 3 गुना हो जाता है, फुल वेव में आएंगे तो इनपुट का भाई यहाँ पे, क्योंकि इनपुट में 50 हर्ट्ज था ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 गुना हो चुका है, क्लियर है? 50 को 6 से गुना करें 300 हर्ट्ज एक तरीके से बनेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में भाई, तो ये क्योंकि हम लोग अभी सिंगल फेज में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं सिंगल फेज में, और सिंगल फेज में भी फुल वेव, और फुल वेव में जो पहला डिजाइनिंग है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई मुझे हमेशा एक ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सेंटर टैपिंग चाहिए मुझे, क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए भाई, और यहाँ पे रेशियो से पकड़ सकते हैं, अगर प्राइमरी साइड में 5 टर्न है भाई, तो सेकेंडरी साइड का 1 टर्न है, इसका मतलब क्या? ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना भाई, इस पूरे वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना? तो इधर अगर 230 वोल्ट है, तो इस साइड में कितना हो जाएगा? हम लोग को पता है N1/N2 इक्वल टू होता है V1/V2, तो भाई यहाँ से V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा आपका V1 × N2/N1। V1 मेरा दिया हुआ है 230, N2 मेरा 1 है, N1 मेरा 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई मुझे यहाँ से V2 का मान पता चल जाएगा। देखिए, यानी 230 को डिवाइड करना है 5 से, यह आएगा 46 वोल्ट भाई, क्लियर है? लेकिन ये किस में है? RMS में है। यहाँ पे देखिए इस तरीका लिखा रहता है, तो भाई RMS वैल्यू होता है। तो क्योंकि भाई ये A से लेके B तक टोटल वोल्टेज 46 है, लेकिन भाई आपको ये पता होना चाहिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जब हम लोग सेंटर टैप लेते हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते भाई ये मेरा, इसको D पॉइंट में बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो अगर मतलब सेंटर टैप का सिंपल क्या होता है भाई कि ये जो वोल्टेज आएगा, मान लेते हैं इसको मैं VAD बोल दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना? या फिर इसको V1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं भाई, ठीक है ना? तो ये दोनों वोल्टेज में क्या होता है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है भाई। यानी V1 अगर आपका इस तरीके का है, तो भाई उसी इंस्टेंट में जो V2 आएगा ये आपका कुछ इस तरीके का आएगा, क्लियर है? और ऐसा हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो इसके लिए आपको डॉट कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब पे अभी बात नहीं करेंगे भाई, क्योंकि एमसीक्यूज चल रहा है। तो सीधे आप समझिए कि भाई इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं V1 जो होगा भाई माइनस ऑफ V2 होगा, क्योंकि माइनस को हम लोग तो J बोलते हैं ना भाई, समझ में आया? मतलब J², या फिर माइनस का मतलब 180 डिग्री होता है। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है? ऐसा इसलिए करते हैं भाई ताकि एक बार में एक ही डायोड कंडक्ट करे। जैसे भाई मान लेते हैं मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसी इंस्टेंट में इतना होगा भाई, और ये क्योंकि 46 वोल्ट है ना, तो ये तो पूरा वाइंडिंग के क्रॉस है ना भाई 46 वोल्ट, तो आधा बढ़ जाएगा। इसका मतलब 46 का आधा करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 23 वोल्ट होगा ऊपर में, और नीचे में 23 वोल्ट, और अभी RMS में है भाई, ठीक है? पहले वर्किंग समझिए इसका। तो भाई क्योंकि ये पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव माइनस है, तो उसके रिस्पेक्ट में कि भाई ये जस्ट अपोजिट होगा ना। इसका मतलब क्या कि भाई इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि भाई ये मेरा माइनस है, ये प्लस है। इसका मतलब क्या? ये इसका एनोड है ना भाई, एरो को हम लोग एनोड बोलते हैं, तो ये मेरा रिवर्स बाइस में रहेगा भाई, ये रिवर्स बाइस में है, लेकिन ये मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है भाई, समझ गए? तो आप देखिए कि भाई फर्स्ट इंस्टेंट में ये वाला डायोड एक तरीके से कंडक्ट करेगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो भाई ये इस तरीके से आपका इसमें सर्किट बनेगा और इस तरीके से करंट बहेगा भाई इसमें, और ये ओपन रहेगा। फिर सेकंड इंस्टेंट में क्या हो जाएगा? ये डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा,
ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरीके का होगा तो इसके क्रॉस इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट चलते हैं भाई, कहने का मतलब क्या है, जब ये कंडक्ट कर रहा है तो ये ऑफ रहेगा, और जब ये वाला कंडक्ट कर रहा है तो भाई ये वाला ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर आप लोड के क्रॉस देखते हैं भाई कि लोड पे ओवरऑल कितना वोल्टेज आ रहा है, तो भाई ये जब ऑन है तो ये ऑफ है, तो इसके हिसाब से आप सर्किट देखिए, ठीक है। इसको शॉर्ट कर देते हैं, आइडियल डायोड मान लेते हैं भाई। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूर का जो वोल्टेज होगा भाई, यानी हाफ वाइंडिंग ही तो यूटिलाइज हो रहा है ना, समझ में आया। और हाफ वाइंडिंग के क्रॉस कितना है, टोटल वाइंडिंग के पास वोल्टेज 46 है, तो इसके पास कितना होगा, 23 वोल्ट होगा भाई मात्र। क्लियर है। और जब ये कंडक्ट करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी अगेन इतने दूर वाला मतलब हाफ वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज अगेन इसमें 23 वोल्ट होगा, यानी एट द एंड लोड के पास जो वोल्टेज आ रहा है वो 23 वोल्ट ही आ रहा है भाई, समझे। तो आरएमएस में नहीं देखते हैं इसको भाई, मैक्सिमम में चेंज करते हैं। अब बोलिए मैक्सिमम में क्यों, क्योंकि भाई एट द एंड हम लोग को इस लोड के पास जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा ना, समझ में आया। तो इसमें वीएम ही तो डिफाइन होता है भाई। तो 23 को आप √2 से गुना कीजिए, या फिर वैसे नहीं करना है तो भाई पहले 46 आया ना, 46 को आप कर लीजिए √2 से गुना, कितना आ गया, ये आ गया 65.05। इसको आधा कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो 65 मान के चलते हैं ओवरऑल, तो ये आ जाएगा 32.5, यानी आपके वाइंडिंग के पास, यानी हाफ वाइंडिंग के पास सिर्फ और सिर्फ 32.5 वोल्ट एक तरीके से आ रहा है भाई। यानी यहाँ पे जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये होगा आपका 32.5 वोल्ट। क्लियर है, ठीक है भाई। लेकिन वही अगर आप ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की बात करें, यहाँ पे डायग्राम बना होगा भाई, कॉन्सेप्ट के पेज में थोड़ा सा आते हैं हम लोग। ओके, कॉन्सेप्ट का पेज थोड़ा सा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में भाई टाइम चला जाएगा हम लोग का। देखिए भाई, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की बात करें, देखिए आपका सेंटर टाइप है, तो यहाँ पे प्लस हो तो माइनस हो, उसी इंस्टेंट में भाई ये जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। तो एक बार में एक ही डायोड मतलब हाफ वाइंडिंग ही यूटिलाइज होता है। लेकिन वही अगर आप फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरे पेज में आते हैं, फिर इसी में ही ना भाई, इस केस में देखिए मान लेते हैं ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब क्या, ये प्लस हो जाएगा, माइनस मतलब ये डायोड शॉर्ट कर जाएगा, और ये नेगेटिव है भाई, तो ये तो रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा। ये सब पता होना चाहिए भाई, बेसिक चीज़, ठीक है। यानी ओवरऑल ये अगर प्लस है माइनस है तो यहाँ से मेरा करंट बहेगा, मान लेते भाई ये आई जा रहा है, तो इधर तो जाएगा नहीं, ओपन है एक तरीके से, तो सारा करंट इधर आएगा, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ग्राउंड जाएगा, और ग्राउंड से होते हुए फिर यहाँ से निकलेगा भाई, ठीक है, लोड से होते हुए फिर ये आपका डायोड एक तरीके से ऑन है तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। क्लियर है। तो पूरा का पूरा वाइंडिंग यूटिलाइज होता है, यानी अगर यहाँ पे 230 वोल्ट है और ये मान लेते भाई 5:1 का है, तो इसका 46 का 46 वोल्ट जो है आपके लोड के क्रॉस आएगा, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ये आपका 46 गुना √2, यानी कितना हो जाएगा, 65 वोल्ट मिलेगा भाई, समझे। लेकिन वही सेंटर टैप में देखेंगे तो सेंटर टैप में आपका इसका आधा मिलेगा भाई, 32.5 मिलेगा। तो ये अंतर होता है, ठीक है, ब्रिज टाइप में और सेंटर टैप में। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे ये चेक करें भाई, जैसे आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ना होता है TUF, यानी ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भाई, कि ट्रांसफॉर्मर का भाई यहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे अगर, क्योंकि भाई देखिए प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड ट्रांसफॉर्मर दोनों साइड का पावर बराबर होता है, सही बात है। तो भाई मान लेते हैं मेरा 50 VA का ट्रांसफॉर्मर है, इस साइड भी 50 VA, कहीं भाई दोनों साइड में पावर बराबर होता है ना ट्रांसफॉर्मर में। तो सीधी सी बात है भाई कि हम लोग का 50 VA क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है कि भाई पूरा वोल्टेज, और यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो पूरा लोड तक पहुँच रहा है भाई, यानी 100% हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन वही अगर आप सेंटर टैप में आते हैं भाई, सेंटर टैप में अगर आप आते हैं, देखिए सेंटर टैप में अगर आते हैं भाई, तो सेंटर टैप में आपका सिर्फ और सिर्फ ये आधा वाइंडिंग यूटिलाइज हो रहा है, यानी 32.5 वोल्ट एक तरीके से आ रहा है भाई। यानी यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 32.5 ही होगा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग का आधा हिस्सा यूटिलाइज कर रहे हैं ना, यानी वोल्टेज क्या हो गया, हाफ हो चुका है भाई, समझ में आया। और उसी हिसाब से करंट आएगा आपका। तो यहाँ पे क्योंकि भाई अल्टरनेट चल रहा है ना, जब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो उस समय ऑफ है भाई, समझ में आया। तो जब ये ऑफ होगा तो फिर ये एक तरीके से कंडक्ट करेगा आपका,
यानी एट द एंड जो है लोड के पास वोल्टेज कितना आ रहा है, 32.5 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो वोल्टेज आप आधा यूटिलाइज कर रहे हैं ना भाई। जैसे मान लेते भी 50 VA का ही ट्रांसफार्मर होता तो दोनों साइड में 50 VA बराबर होते भाई, पावर दोनों साइड में बराबर होता है। लेकिन भाई आपका वोल्टेज सिर्फ आधा यूटिलाइज हो रहा है ना, यानी लोड के पास ओवरऑल आपका कितना आएगा, 25 VA ही आएगा, कि भाई इसमें वोल्टेज आपका आधा हो चुका है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा भाई दोनों में क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो ये सब आप नोट्स में एक तरीके से डाल दीजिएगा ताकि रिवीजन करने में इजी हो भाई। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं भाई तो उनको तो ये समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन पे आता है भाई। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये आपके पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर दिया है, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज, मैक्सिमम वोल्टेज बताना है भाई। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, 65 आएगा भाई। ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी, अब ये क्लियर नहीं किया भाई, जैसे यहाँ पे पढ़िए लैंग्वेज, क्योंकि भाई इसके क्रॉस भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया है 32.5 वोल्ट। ठीक है ना। तो बोलता था मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज, मतलब सेकेंडरी के पास कितना आएगा। तो भाई ये पूरा वाइंडिंग हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। ऐसे इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं भाई। एक मिनट रुक जाइए, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 का फोर्थ, बिल्कुल सही है, 65 वोल्ट। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन भाई सेम फिगर में आपको बताना द एवरेज करंट थ्रू द लोड, लोड पे कितना करंट आ रहा है भाई। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया भाई कि एट द एंड लोड पे कितना आ रहा है, मतलब आउटपुट कैसा आ रहा है इस तरीके से भाई। ये मेरा D1 कंडक्ट किया तब मिला, ये मेरा D2 उस केस में, फिर ये आपका अगेन D1, समझ रहे बात को, ये D1 D2 है ना भाई, तो अल्टरनेट कंडक्ट करेंगे। तो भाई इसके क्रॉस मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, 32.5 ही तो आ रहा है। समझ गए। तो आपसे करंट पूछा है भाई। तो सबसे पहले भाई इसका आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आएगा पहले VDC निकालिए ना, कितना होता है इस साइकिल का। अगर आप एवरेज वैल्यू निकालिएगा, एवरेज को DC बोलते हैं ना, तो होता है 2Vm/π भाई। ठीक है ना। ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज है। अब भाई मुझे करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा वोल्टेज आ रहा है इसको भाई लोड रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा 2Vm/π है और इसको भाई डिवाइड करेंगे RL से, तो RL मेरा यहाँ पे कितना दिया है, 100 दिया हो भाई। ठीक है, और Vm का मान मुझे पता है इसका भाई 32.5। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा आपका 0.207 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर वही आपका मान लेता है ये सेंटर टैप ना होकर के भाई ये ब्रिज टाइप होता है, तो ब्रिज टाइप के केस में क्या होता है, इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे आ जाइए भाई, दोनों को कंपेयर करते चलिए भाई, तभी दिमाग में घुसेगा आपका। तो भाई मान लेते हैं कि मेरा ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता, तो भाई यहाँ पे यानी लोड के पास वोल्टेज कितना आता, 65 वोल्ट आता। ठीक है ना। तो इस वेवफॉर्म का अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो वही DC के बराबर होगा, यानी 2Vm के जगह मुझे लिखना 65 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है ना भाई, ये तो मेरा वोल्टेज आ गया। अब भाई मुझे अगर करंट चाहिए तो इस करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड से डिवाइड करना पड़ेगा। लोड मेरा यहाँ पे 100 था भाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.414 भाई, यानी करंट मेरा एक तरीके से डबल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये अंतर होता है भाई, करंट डबल है, वोल्टेज डबल, तो पावर भी तो डबल आएगा। वही चीज़ तो समझा था भाई, अगर 50 भी है तो 50 भी यहाँ पे पहुँचेगा। क्लियर है। लेकिन सेंटर टैप में क्या होता है, आपका पावर आधा हो जाता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आधा वाइंडिंग ही आपका यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक इनवर्स वोल्टेज इज। तो भाई आपका अगेन ऊपर वाला फिगर मेंशन कर रहा है, यानी सेंटर टैप के लिए आपको पीक इनवर्स वोल्टेज बताना है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको समझाया था भाई कि जब आपका डायोड एक कंडक्ट कर रहा है तो उसी दौरान दूसरा डायोड क्या होगा भाई, रिवर्स बाइस होगा ना। समझ गए। तो रिवर्स बाइसिंग के केस में वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज वो झेल रहा है, ठीक है, बिना अपने आप को खराब किए हुए। तो मान लेते भाई ये मेरा एक तरीके से अभी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये डायोड D1 मेरा फॉरवर्ड बाइस है तो ये ओपन होगा भाई। ठीक है ना। तो ओपन, तो भाई इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये ओपन है।
ठीक है, और ये मेरा शॉर्टेड है भाई। तो समझिए मेरा क्या कहना है भाई, अगर थोड़ा सा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भाई आपको नेटवर्क पूरा स्ट्रांग करना होगा, ठीक है, तभी आपको ट्रांजिस्टर इसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे बाउंस करेगा। मुझे एक चीज़ बताइए भाई, ये शॉर्ट कर गया है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, आइडियल मान के चलते हैं। तो अगर भाई मान लेते हैं ये प्लस वोल्ट, मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हमारा VA है, तो वही का वही वोल्टेज पूरा आ जाएगा यहाँ पे भी भाई VA, क्योंकि ये पूरा पूरा एक ही कॉमन पॉइंट है ना भाई, समझ गए, यानी यहाँ तक पहुँच जाएगा मेरा VA, कि भाई इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना कि कोई ड्रॉप हो। क्लियर है, ये पूरा पूरा एक ही तार है ना भाई, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो मैंने बोल दिया भाई कि ये जो डायोड है D2, इसके कैथोड पे कितना वोल्ट आ रहा है, V आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना भाई। तो इस वाले पॉइंट पे भाई मान लेते हैं मेरा जो वोल्टेज है ये VB है, तो सारा का सारा वोल्टेज VB यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। क्लियर है, तो भाई ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पहुँच चुका है, और यहाँ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आ चुका है भाई। तो सीधी सी बात है, इस डायोड के पास वोल्टेज कहाँ कहाँ होगा, कहाँ से ले कहाँ तक होगा, VA, ठीक है, मतलब ये पूरा यहाँ का वोल्टेज VA था तो भाई ये पूरा VA उठ के आ गया यहाँ पे, और यहाँ का वोल्टेज VB था तो यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या, ये पूरे वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज, पूरे वाइंडिंग के क्रॉस क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग का क्रॉस वोल्टेज VA है, यहाँ पे भाई VB है, तो पूरा VA और VB उठ के आ गया कि नहीं आ गया भाई, बताइए, समझ गए। यानी टोटल, ध्यान समझिए, टोटल वाइंडिंग के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो इस डायोड को फेस करना पड़ेगा भाई जब ये ओपन होगा। तो टोटल वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज था मेरा, 65 वोल्ट था भाई, समझ गए, तो 65 वोल्ट ये झेलेगा। क्लियर है, तो अभी आप ध्यान से समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन को देखें भाई, तो इसने आधे वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज को इसने VM बोला है, समझ गए। तो रिवर्स बाइस में यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है भाई, जब ये रिवर्स बाइस यानी जब ओपन है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है बताइए, ये 2VM के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके पास 65 आ रहा है ना, VM का मतलब यहाँ पे 32.5 है भाई, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। लेकिन इसके पास वोल्टेज कितना आ रहा है, टोटल पूरे वाइंडिंग के पास का वोल्टेज भाई, ठीक है, यानी 65 वोल्ट आ रहा है भाई, समझिए। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2VM, क्योंकि VM यहाँ पे आधे वाइंडिंग का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है 2VM क्यों बोला, क्योंकि VM इसने आधे वाइंडिंग का एक तरीके से वोल्टेज माना है। तो याद रखना भाई कि सेंटर टैप रेक्टिफायर में आपका जो PIV होता है, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, वो VM का क्या होता है, डबल होता है। लेकिन ध्यान देना कि ये VM कौन सा VM है, आधे वाइंडिंग के क्रॉस का वोल्टेज हम लोग लेते हैं भाई, क्योंकि एट द एंड हमेशा आउटपुट वोल्टेज जो होगा सिर्फ VM ही यूटिलाइज होगा भाई, समझ गए। VM ही तो काम कर रहा है ना भाई, कभी ये VM काम करेगा फिर ये वाला, ठीक है, पूरा पूरा वाइंडिंग कभी भी यूटिलाइज नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो ये इसका एडवांटेज है भाई। एडवांटेज कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ VM पे, यानी 32.5 है, फिर कहिए टोटल वाइंडिंग के क्रॉस जो भी वोल्टेज उसका आधा वोल्टेज पे ही काम कर रहा है भाई, समझ गए। लेकिन इसका PIV कितना होना चाहिए, टोटल वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज उतना होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो डबल हो जाता है भाई, यही क्वेश्चन आपने यहाँ पे जिक्र किया है। लेकिन भाई अगर हम लोग यहाँ पे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की बात करें, देखिए ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की अगर बात करें तो मान लेते हैं भाई अभी मेरा ये प्लस है, ये माइनस है, यानी P प्लस है, Q माइनस है, तो भाई ये शॉर्ट कर जाएगा और ये भी शॉर्ट कर जाएगा, सही बात है, और ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले भाई अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है ये मान लेते हैं VQ है भाई, तो ये तार पूरा पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, VQ होगा, तो वही वोल्टेज यहाँ पे ये भी तार तो जुड़ा है ना यहाँ तक भाई, समझ गया, यानी VQ यहाँ पे पहुँच गया, कोई दिक्कत है। अब आइए ऊपर, ये मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज VP है, तो ये इस पॉइंट पे पहुँच गया VP भाई। तो VP जो है, ध्यान देखिए, ये शॉर्टेड है ना, ये शॉर्टेड है एक तरीके से, ये तार भी पूरा शॉर्टेड है भाई, एक ही तार है ना, समझ गए, यानी इधर कोई ड्रॉप होगा नहीं भाई, यानी ये VP यहाँ पे था तो यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये VP यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई एक ही तार है ना, तो कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो VP जो है ये पूरा पूरा यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे, समझ में आया। तो भाई ये पॉइंट भी तो VP ही कहलाएगा, समझ में आया। तो इस साइड में VQ है, इस साइड में VP है, तो भाई पूरे वाइंडिंग का वोल्टेज आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, पूरे वाइंडिंग के क्रॉस का वोल्टेज आ गया ना, इस साइड में VQ, इस साइड में VP है, क्लियर है। तो ये दोनों कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन ये ओपन था, तो ओपन के केस में ये कितना वोल्टेज फेस कर रहा है,
इस साइड में वीपी है, इस साइड में वीक्यू है भाई, तो वीपी माइनस वीक्यू कर लीजिए। जो भी वोल्टेज मतलब जो भी वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होता है ना, वही इनका रिवर्स मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज होता है भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो पीआईवी होगा, जो पीआईवी होगा भाई, वो एक तरीके से वीएम के बराबर होगा। वीएम मतलब क्या है? ये जो टोटल वाइंडिंग के पास का वोल्टेज आ रहा है वो, और ये पीक इनवर्स होता है भाई, इसलिए आरएमएस वैल्यू मत लिख दीजिएगा। जैसे अभी क्वेश्चन जो सॉल्व के साइड में 230 था ना, तो भाई ये 5:1 का होगा, तो इस साइड में आपका आरएमएस वैल्यू कितना आता? 46 आता ना। 46 मत लिख दे भाई, क्योंकि 46 आरएमएस है ना। यहाँ पे इसका मतलब समझ, पीक का मतलब था मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में बताना है आपको। ठीक है, तो उसको भाई आपको √2 से गुना करना, 65 वोल्ट आएगा, यानी यहाँ पे 65 वोल्ट आएगा भाई। ठीक है ना, तो ध्यान देना ये सब। तो ब्रिज टाइप में जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होता है, वही आपका भाई पीआईवी बनता है। लेकिन अगर हम लोग सेंटर टाइप की बात करें, तो सेंटर टाइप में आपका जो फुल वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होगा, वो एक तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, पीआईवी। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? आधा वाइंडिंग वाला, यानी वीएम है भाई, इसलिए उसके टर्म में इसको डबल बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं भाई। तो कहाँ पे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 40 पे थे ना भाई। द पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीआईवी कितना हो जाएगा भाई? पीआईवी अगर वीएम मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है तो डबल कर लिए, नहीं 65 वोल्ट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन फिर से ऊपर वाले फिगर को मेंशन कर रहा है भाई। बोलता है इफ डायोड D1 ओपन, तो भाई अगर मेरा डायोड D1 ओपन हो जाता है, ये D1 अगर ओपन हो गया भाई, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सिर्फ इतना ही वाइंडिंग काम करेगा भाई, ये तो ओपन रहेगा ना हमेशा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। मान लेते भाई मेरा इनपुट कुछ इस तरीके का है ना, तो किसी एक साइकिल मान लो हाफ पॉजिटिव साइकिल पे ये फॉरवर्ड बाइस वाला तो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव भाई ऑफ हो जाएगा। क्यों? ये तो हमेशा ओपन रहेगा ना, ये ऊपर वाला लूप। ठीक है, तो ये हाफ वेव एक तरीके से बन जाएगा, और हाफ वेव बनेगा और इसका आउटपुट कितना आएगा भाई? इस तरीके का आएगा। समझ गए? उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अगेन 32.5, क्योंकि अगेन ये आधा वाइंडिंग ही यूटिलाइज कर रहा है भाई। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो इसमें ऑल ऑफ देव हो जाएगा भाई। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन था ना, एक और ऑप्शन है भाई नीचे में, प्राइमरी फ्यूज विल नॉट ब्लो। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राइमरी फ्यूज का ब्लो करता जब भाई ये एक्सेस करंट खींचता, लेकिन एक्सेस करंट ही खींचेगा थोड़ा ना, समझे? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस है भाई कि मान लेते हैं अगर मेरा डायोड D1 शॉर्ट कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में भाई आपका प्राइमरी साइड का फ्यूज जल जाएगा। कैसे जलेगा? आते हैं, देखिए। इस बार D1 को भाई हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, तो ध्यान से समझिए। D1 शॉर्ट होने से क्या यहां पे होगा सर? ये शॉर्ट कर गया भाई। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि भाई अभी किसी एक इंस्टेंट में भाई मान लेते हैं मेरा हाफ पॉजिटिव साइकिल है, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए भाई मान लेते हैं मेरा ये प्लस है, ये माइनस है, तो भाई ये ओपन होगा ना, ये ओपन रहेगा आपका। क्लियर है? अब मान लेते जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा भाई, और मान लेते उस केस में क्या कर गया? फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो भाई ये तो फॉरवर्ड बाइस होता तो शॉर्ट हो गया। ठीक है ना, और ये ऊपर में हमेशा ये शॉर्ट ही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये पूरा सेकेंडरी शॉर्ट कर गया ना, ये ऑलरेडी इसको शॉर्टेड पाथ मिला हुआ है, समझे? ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इस लूप को देखिए आप, जैसे ही मेरा D2 शॉर्ट करेगा यानी फॉरवर्ड बाइस होगा, उस इंस्टेंट पे ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, और यहां से ऑलरेडी ये दोनों चिपके हुए हैं भाई, और ये भी शॉर्ट कर गया एक तरीके से। तो भाई पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, समझ में आ रहा है? इधर कोई करंट नहीं जाएगा भाई, क्योंकि करंट हमेशा क्या है? लो इंपेडेंस पाथ फॉलो करता है। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे लो इंपेडेंस पाथ मिल गया ना, समझ गए? तो ये मेरा लोड ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए आप। तो भाई सेकेंडरी साइड में कोई लोड ही नहीं है, तो इधर वोल्टेज है जैसे मान लेते कितना था? 46 था ना भाई, तो इस शॉर्टेड पाथ का कोई रेजिस्टेंस है नहीं भाई, नेग्लिजिबल है। मान लेते 0.001, कितना आ जाएगा? 46, और ये ऊपर जाएगा तो भाई 46,000 एम्पियर जाएगा। तो इतने में आपका ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। फिर भाई जो आपका इस साइड में यानी प्राइमरी साइड में फ्यूज लगा होगा, तो फ्यूज आपका जल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वही एक्सेसिव सेकेंडरी करंट आएगा, एक्सेसिव प्राइमरी करंट आएगा भाई। प्राइमरी से ही तो भाई एक्सेसिव करंट आएगा, तब सेकेंडरी में सप्लाई होता है।
ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होना चाहिए, तो ऑल ऑफ देव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर आर जनरली यूज्ड फॉर। तो क्रिस्टल डायोड भाई हमेशा हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में ये कंपेयर किया है आपका, वैक्यूम डायोड के हिसाब से भाई, ठीक है ना। क्योंकि किसी के साथ कंपेयर करेंगे तभी तो भाई लो और हाई वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमेशा हम लोग क्रिस्टल डायोड को, जो पुराना वाला डायोड था, जो वैक्यूम डायोड था भाई, जो हम लोग पहले यूज करते थे, उससे कंपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट सेशन में ही समझाया था कि भाई क्रिस्टल डायोड और जो वैक्यूम डायोड होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वैक्यूम डायोड भाई साइज में बड़ा होता है, तो ओवरऑल उसके पास मतलब सब चीज़ वो ज़्यादा झेल सकता है भाई, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्रिस्टल डायोड का भाई PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा कम होगा, ऑपरेटिंग करंट कम होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज भी कम होगा। किसके मुकाबले, वैक्यूम डायोड के मुकाबले भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्रिस्टल डायोड डैश एज द लोड डिमांड वेरी भाई। तो देखिए जो डायोड होता है भाई, डायोड क्वेश्चन आपका PN जंक्शन है, ठीक है ना। तो इस जंक्शन के पास आपका जो वोल्टेज मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है भाई, जैसे सिलिकॉन के लिए आपका 0.7 और जर्मेनियम के लिए भाई 0.3, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए ऐसा कैसे भाई, डायोड का आप कैरेक्टरिस्टिक देखिए ना, हर चीज का एक तरीके से रीजन होता है भाई। ये मान लेते हैं मेरा डायोड करंट है और ये मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो भाई मान लेते हैं ये पॉइंट जो है मेरा, यानी ये 0 वोल्ट होगा भाई, और ये मान लेते हैं भाई 0.7 वोल्ट है, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ तक तो कंडक्ट करेगा नहीं, जैसे ही मेरा 0.7 वोल्ट से अधिक होगा तब जाके कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा ना। तो करंट मेरा ऐसे शार्पली भागता है भाई, समझा। तो वोल्टेज देखिए ना, इसको डायोड वोल्टेज कर लीजिए, ठीक भाई। तो वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा आपका 0.7 और 0.7 वोल्ट पे देख रहा ना, करंट मेरा टेंड्स टू इन्फिनाइट जा रहा है। मतलब इसके अंदर से कितना भी करंट आप पास करवा लीजिए, इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा भाई। यही चीज तो जीनर में भी होता है। जीनर डायोड भाई अपने क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रखता है ना। कैसे रखता है, क्योंकि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए ना, यहाँ पे VZ होता है भाई। तो VZ पे यानी जहाँ भी ब्रेकडाउन हो गया भाई, जिसको हम लोग जीनर वोल्टेज बोल रहे हैं, वहाँ पे करंट टेंड टू इन्फिनिटी है ना। तो जीनर अपने पास वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखता है, फिर चाहे उससे आप कितना भी करंट एक तरह फ्लो करवा लीजिए भाई। अब इसका मतलब ये नहीं इन्फिनाइट करंट, उतना करंट ले सकते हैं जितने पे भाई जीनर ये खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो समझ के पढ़ना भाई, तभी जाकर के ये सब दिमाग में रहेगा, नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा है और अगर आप रटेंगे भाई तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन फिर कर नहीं पाइएगा आप, रिवीजन कभी होगा ही नहीं आपका, ठीक है भाई। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, ये सब चीजें जो है एक बार आपने पढ़ लिया भाई, फिर दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेन, लिखा ना, मेन्स AC पावर इज कन्वर्टेड इनटू DC पावर। तो भाई AC पावर को DC पावर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। हम लोग को भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को चलाने के लिए चाहिए भाई। जैसे ये आपका डिजिटल बोर्ड लगा भाई, है ना। तो एट द एंड ये कितने वोल्ट पे काम कर रहा होगा, मैक्सिमम 5 वोल्ट भाई, 5 वोल्ट हो सकता है, फिर 12 वोल्ट हो सकता है ना भाई। तो हम लोग AC को हमेशा DC में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को चला सकें। जैसे आपके फ़ोन का चार्जर है, तो भाई चार्जर में क्या होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 230 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है भाई, ठीक है ना। तभी तो आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। और DC चाहिए भाई, तो उसमें रेक्टिफायर भी लगाना है हम लोग को, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए DC चाहिए होता है। अगला है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर भाई। तो हाफ वेव का ये प्रूफ होता है भाई 40%, याद कर लीजिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ये सब प्रूफ करवाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो भाई दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि इनपुट का भाई इस तरीके का वेव फॉर्म है, तो आउटपुट भी तो ऐसे ही बन रहा है ना भाई, यहाँ तक 0 रह रहा है, फिर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जितना देर में एक साइकिल बनाया उतना ही देर में ये भी तो साइकिल एक कंप्लीट कर रहा है। आगे बढ़ता है। अगला है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है भाई, सबसे पहले आप समझिए कि भाई जो आउटपुट आ रहा है ना, इस पे जब आप फूरियर सीरीज अप्लाई करेंगे तो इस आउटपुट में भाई आपको AC कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा और DC कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो रिपल फैक्टर कुछ नहीं, ये होता है भाई कि जैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना भाई, तो इसमें AC कंपोनेंट कितना है और DC कंपोनेंट, जैसे इसमें DC कंपोनेंट कितना होगा, 2Vm/π होगा भाई, ये मेरा DC कंपोनेंट है। तो उसी तरीके से AC कंपोनेंट भी होगा भाई, AC कंपोनेंट हो सकता है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, फिर साइन फंक्शन हो सकता है, ठीक है भाई। तो हम लोग रिपल फैक्टर कुछ नहीं देखते हैं भाई कि
इसमें कितना AC कंपोनेंट है। अगर करंट के टर्म में देखना चाहते हैं भाई तो यहाँ पे आप IAC RMS कर दीजिए कि भाई AC कंपोनेंट कितना है और DC कंपोनेंट कितना है करंट का। अगर वोल्टेज के टर्म में देखना चाहते हैं तो भाई AC वोल्टेज कितना है, क्योंकि AC वोल्टेज हमेशा RMS में डिफाइन किया जाता है ना भाई, समझ में आया। और DC वोल्टेज कितना है, इसी रेशियो को हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं भाई। क्लियर है। तो जब भी आप रिपल फैक्टर पढ़ेंगे तो रिपल फैक्टर मतलब कितना, मतलब इसमें जो AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट, भाई इसमें कितना DC है और कितना AC है भाई। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर मेरा DC है, समझ गए, और ऊपर में क्या होता है AC है। तो भाई रिपल फैक्टर का जैसे आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेशन में भाई 0% हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं, मतलब सबसे कम जो परसेंट होगा वो सबसे बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है भाई। जैसे अगर मैं बोलूँ वोल्टेज रेगुलेशन मेरा भाई 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये बहुत घटिया है भाई। अगर आपका नो लोड पे भाई हमारा 100 वोल्ट है तो लोड लगाते क्या हो जाए 50 वोल्ट मिलेगा आपको, आधा हो जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें भाई, क्योंकि फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस पॉइंट है, ऊपर में एम्पियर नीचे में एम्पियर, तो कट जाएगा भाई। तो ध्यान देखिए कि भाई डिनोमिनेटर मेरा DC है और न्यूमरेटर भाई मेरा AC है। तो भाई हम लोग क्या चाहते हैं हमेशा, एक अच्छा रेक्टिफायर का क्या होना चाहिए कि भाई DC कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर मेरा लार्ज होना चाहिए भाई, और AC कंपोनेंट कम होना चाहिए, न्यूमरेटर मेरा कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में लार्ज है भाई, मान लेते मैं ये ले रहा हूँ, मान लें 1000 है और ये मान लें भाई आपका 2 है, तो भाई ये मेरा घटिया है ना, क्योंकि DC कंपोनेंट क्या है, बहुत कम है भाई एज कम्पेयर टू AC कंपोनेंट। तो इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है आपका बताइए, 200 आ रहा है भाई। ये हम लोग का सबसे घटिया है, समझ गए। हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई इसका जस्ट उल्टा हो जाए। जैसे भाई मान लेते हैं इस बार मेरा DC का वैल्यू 1000 है तो भाई AC का मेरा 2 है, तो ओवरऑल कितना आएगा, पॉइंट में चला जाएगा ना भाई, ठीक है, 1/5 मतलब 1/500 भाई, समझिए पॉइंट में चला जाएगा। तो रिपल फैक्टर जितना कम होगा भाई, आप कहेंगे उसमें DC कंपोनेंट, ऐसे कहिए जिस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जितना कम आएगा उस रेक्टिफायर के आउटपुट में DC कंपोनेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू AC कंपोनेंट भाई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक भाई, कि जो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है वही आपका रिपल फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम आ रहा है तो मेरे लिए उतना अच्छा है भाई। उसी तरीके से रिपल फैक्टर मेरा जितना कम आएगा 0.0001 ऐसे आ रहा है तो भाई वो मेरे लिए उतना अच्छा है, मतलब वो रेक्टिफायर अच्छा है भाई, यानी उसमें DC कंपोनेंट ज्यादा है। तो दोनों को कनेक्ट करके पढ़िए भाई, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करके चलिएगा तो भाई ऑटोमेटिक आपका ट्रिगर करेगा अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो। अब भाई हाफ वेव में, तो हाफ वेव में क्योंकि भाई हम लोग ये हाफ वेव का आउटपुट है भाई इस तरीके का, तो इस पर जब फूरियर अप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ पे हम लोग को जो DC कंपोनेंट मिलेगा ये होता है Vm/π, और जो AC कंपोनेंट तो ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो रिपल फैक्टर आप निकालेंगे भाई तो ये आपका इसमें जो AC कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है और DC कंपोनेंट कम होता है। तो ओवरऑल न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, 1.21 आएगा जब उसको प्रूफ कीजिएगा तो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आता है भाई, प्रूफ में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आइए, 1 मिनट समय लगेगा, बाकी ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है भाई। एक मिनट भाई, अगर ठीक है भाई, यह है ना रिपल फैक्टर, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। रिपल फैक्टर कुछ नहीं, AC कंपोनेंट कितना है और DC कंपोनेंट कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फूरियर अप्लाई किया, मेरा डॉटेड डॉट मतलब DC है और इस पर भाई मेरा AC जो है सुपर इम्पोज्ड होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे भाई प्रूफ किया है ना, ये फॉर्मूला है रिपल फैक्टर का, ठीक है, सारा प्रूफ करवाया भाई थ्योरी वाले क्लासेस में। तो ऊपर में देखिए IRMS डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर -1 होता है भाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखा ना हाफ वेव के लिए बात करते हैं, हाफ वेव भाई RMS वैल्यू क्या होता है, किसी भी हाफ वेव का RMS वैल्यू क्या है भाई, Im/π होता है, सही बात है। और हाफ वेव का DC का करंट कितना होगा, Im/π हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये Im/2 है, ये ये RMS वैल्यू है, ये DC वैल्यू, तो दोनों यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहीं पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। देख ये मेरा फॉर्मूला था भाई, इसमें मैंने सबसे पहले IRMS का वैल्यू पुट करना है, यानी Im/2 कर दिया यहाँ पे पुट, और नीचे में IDC है तो Im/π पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो 1.21 आ रहा है। उसी तरीके से सेकंड केस है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो फुल वेव रेक्टिफायर में RMS वैल्यू क्या होता है, Im/√2
और डीसी वैल्यू क्या होता है 2Im/π। तो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने। अब जोड़ने के करंट के टर्म में रखा, वोल्टेज के टर्म में भी आप लिख सकते हैं भाई, कितना आता है 0.48 आता है भाई। तो देखिए तो रिपल फैक्टर जो है 0.48 है, मतलब भाई 0.48 कब आएगा बताइए, 0.48 कब आएगा, जब मेरा डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा भाई। यहाँ पे देखिए ना फॉर्मूला कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी तो भाई न्यूमरेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तभी तो भाई 0 पॉइंट में आएगा वैल्यू। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख रहे भाई कि 0 पॉइंट में आ रहा है, मतलब लेस है भाई। इसका मतलब क्या, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स कम होते हैं भाई एज कम्पेयर टू हाफ वेव। ठीक है, इसलिए हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर हाफ वेव का कितना होता है, 1.21 होता है भाई। अगला है डिसएडवांटेज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई इसमें, आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर भाई। क्यों, क्योंकि इसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो एसी कंपोनेंट ज़्यादा भाई, तो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, तो फिल्टर लगाने के बाद भी क्या है आपको भाई, मतलब फिल्टर का मतलब क्या होता है भाई, फिल्टर सर्किट सारा पढ़ा दिया मैंने। अगर आप एक सीरीज में इंडक्टर लगा दें तो भाई इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अगर आप शंट में कैपेसिटर लगा दें तो शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं भाई, समझ गए। अब फिल्टर कैसे लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है, इसको देख लीजिए। ये मान लेते भाई मेरा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, और ये जो भी इसका एसी इनपुट आ रहा है ये कहाँ जाएगा, आपके रेक्टिफायर में जाएगा भाई। ठीक है, ये रेक्टिफायर में हम लोगों ने इनपुट दे दिया। फिर रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है इसमें क्या है, एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी भाई। तो मुझे लोड तक तो प्योर डीसी चाहिए, तो भाई एसी कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को फिल्टर लगाना पड़ता है। और फिल्टर से जो आउटपुट मिलेगा भाई, मान लेते हैं प्योर डीसी है, मतलब प्योर डीसी तो नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है भाई, कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। और फिर हम लोग यहाँ पे लोड को लगाते हैं भाई, समझ गए। तो ब्लॉक डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसमें टोटल एक रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, फिर लोड हो गया भाई। तो फिल्टर में हम लोग एल फिल्टर पढ़ते हैं, सी फिल्टर पढ़ते हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं भाई, एल और सी। ठीक है, सीरीज में एल और शंट में सी लगता है। उसका फिर आपका इसी में पाई फिल्टर होता है भाई। तो पाई भी दो मॉडलिंग का होता है। ठीक है, एक एल वाला और इधर सी, इधर हमारा C1 है, इधर C2 है। ठीक है, और एक होता है आरसी फिल्टर भाई। तो इंडक्टर को हटा करके यहाँ पे आर लगा देते हैं। ठीक है, तो बाकी आपका C1 C2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, आपके लिए क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिएगा कि भाई हम लोग कैपेसिटर को हमेशा शंट में ही क्यों लगाते हैं और इंडक्टर को हम लोग हमेशा सीरीज में ही क्यों लगाते हैं भाई, जब भी हम लोग फिल्टर डिजाइन करते हैं उसके लिए। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितना फंडामेंटल आपका क्लियर है भाई। तो वही है ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में भाई हम लोग का एसी कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो भाई फिल्टर लगाने के बाद भी क्या है आपका भाई एसी कंपोनेंट रिमूव नहीं हो पाता है। फिर कहिए क्योंकि इसमें भाई रिपल्स ज़्यादा है, मतलब एसी कंपोनेंट ज़्यादा है भाई, तो एसी कंपोनेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि भाई आप बिना फिल्टर यूज़ किए आप लोड पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते भाई, समझ में आता है, क्योंकि लोड आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा है। ठीक है ना, तो फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है भाई, एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। लेकिन वही अगर हम लोग फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में भाई आपका जो एसी कंपोनेंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी। डीसी लार्ज है, कम है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे बिना फिल्टर लगाए भी हम लोग काम कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो वही है कि भाई आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज एसी कंपोनेंट। तो अभी जस्ट बताया था भाई कि हाफ वेव में जो एसी कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है मोर देन द डीसी कंपोनेंट भाई। ठीक है ना, फूरियर का पूरा ये किया हो भाई, ब्रेकडाउन किया हो आपके ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में, वहाँ पे आप जाके देखिए। ठीक है ना, हाफ वेव का पूरा फूरियर अप्लाई करके समझा है कितना एसी कंपोनेंट कितना डीसी कंपोनेंट है। फिर फुल वेव का भी आउटपुट का दिखाया भाई, फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का भी दिखाया, सब पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इफ द एसी इनपुट टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ इतना, देन देखिए भाई हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्योंकि हम लोग एक ही डायोड यूज करते हैं ना हाफ वेव में, समझ में बात को भाई। मान लेते हैं मेरा इनपुट है और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो हाफ पॉजिटिव के लिए भाई क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। हाफ पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और हाफ नेगेटिव के लिए रिवर्स बाइस। ठीक है, तो जैसे ही रिवर्स बाइस मतलब ओपन का मतलब क्या, कोई करंट नहीं तो कोई करंट नहीं, इसका मतलब क्या, जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज डायोड को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पीआईवी की बात कर रहे हैं, कहाँ गया, पीक इनवर्स रेटिंग की बात हो रही भाई। तो यहाँ पे अगर भाई इनपुट का आरएमएस वैल्यू इतना है, ये आरएमएस वैल्यू है भाई, ओके डिवाइड में, तो सीधी सी बात है ये आरएमएस वैल्यू है, तो सीधी यहाँ पे पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज यानी मैक्सिमम वैल्यू का पहले कितना होगा पहले बताइए।
तो 400/√2, ये तो भाई मेरा क्या है आरएमएस वैल्यू है ना, इसको √2 से गुना करना पड़े तो √2 कट जाएगा, तो भाई 400 आएगा। मतलब यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा वो 400 के बराबर हो, तो ध्यान देना है। PIV का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो डायोड फेस करेगा रिवर्स बाइसिंग में। अगला क्वेश्चन है अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश इफेक्टिव एज हाफ वेव। तो भाई ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना, जैसे रिपल फैक्टर कितना था, इफेक्टिव का मतलब भाई दोनों रेक्टिफायर यानी हाफ वेव रेक्टिफायर लोड पे कितना DC भेज पा रहा है, और फुल वेव रेक्टिफायर भाई आपका कितना DC भेज पा रहा है लोड के पास, ठीक है ना। अगर दोनों पे सेम वोल्टेज अप्लाई करें, मतलब सिचुएशन सेम रखें, तो भाई देखिए जो रिपल फैक्टर है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का ये कितना पड़ा, 1.21 पड़ा, और वही आप रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर देख लीजिए कितना था आपका 0.48। 0.48 कहना मतलब क्या, इसको आप 0.5 मान लीजिए, ठीक है। तो भाई कितना इफेक्टिव है, तो कंपेयर कर लीजिए भाई, यहाँ से कंपेयर कर लिए ना। 1.21 को भाई मान लेते हैं 100% है, 1.21 100% है भाई, या फिर क्योंकि भाई हम लोग को पता है रिपल फैक्टर जितना घटिया होता है, जितना कम आएगा वो उतना अच्छा होता है हम लोग लेते हैं। इसको मैं 100% मान लेता हूँ, 0. पूरा ही ले लेते हैं ना, 0.48 भाई मान लेते हैं 100% है, तो भाई 1 कितने के बराबर होगा, 100% डिवाइडेड, तो मेरे को निकालना कितने पे, 1.21 पे, तो भाई 1.21 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 252 भाई, ठीक है ना, 252% के बराबर। ओके, तो ओवरऑल देख लेते हैं क्या देता है इसका आंसर। ऐसे ट्वाइस होगा भाई, ट्वाइस, क्योंकि अगर इसको 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं भाई, 1.21 को 1 मान लीजिए, ये 0.5 है ना, 0.48 है भाई, इसको 0.5 मान लीजिए, तो कितना हो गया इसका भाई, इसको 1 मान लीजिए ना, अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं, और इसको भाई अप्रॉक्स 0.5, तो ये 0.5 मतलब 1/2 है, 1 है, मतलब ट्वाइस होता है भाई, ये ज़्यादा मतलब दुगना इफेक्टिव होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या देता है। बिल्कुल सही भाई, ट्वाइस, ठीक है ना। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना पड़ेगा भाई, तब जाके आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो भाई इसका डबल होता है, हाफ वेव का डबल, तो हाफ वेव कितना था 40 पॉइंट समथिंग था ना, तो इसका भाई 81.2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारा प्रूफ है भाई। रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो अभी जस्ट हम लोग समझा 0.48 हो जाएगा। अगला है अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इतना देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट का क्या होता है, डबल हो जाता है, तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेक्टिफायर सर्किट इज, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ब्रिज टाइप सर्किट भाई, ठीक है ना। अब बोले सेंटर टाइप क्यों नहीं, तो रीजन समझा दिया था कि भाई यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो एक तरीके से कम हो जाता है भाई, आधा पावर ही यूटिलाइज कर पाते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर इज अ नीड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर फॉर, तो भाई ट्रांसफॉर्मर हम लोग को किस में लगाना पड़ेगा, तो सेंटर टैप में भाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ही क्या करते हैं हम लोग अल्टरनेट कर पाते हैं भाई, एक बार में एक डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरा रिवर्स रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है भाई आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है आधा आधा वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो भाई जो एसी कंपोनेंट होता है वो लेस होता है भाई, ठीक है ना, लेस देन एज कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। तो रेक्टिफायर भाई आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज सर्किट इज दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टैप सर्किट भाई। ईच डायोड के लिए बोला है भाई, ईच डायोड। तो पहले हम लोग यहाँ पे इस पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, तो ईच डायोड के लिए देखें भाई, इसमें तो एक ही डायोड है ना, यही ओपन रहेगा, ये मान लो शॉर्ट कर रहा है तो भाई ये ओपन हो जाएगा, तो इसको कितना फेस करना पड़ रहा है 2 VM, सही बात है। अब आइए यहाँ पे ब्रिज टाइप में क्या है भाई, ब्रिज टाइप में मान लेते ये दोनों शॉर्ट कर गया, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट कर गया भाई, तो D2 और D4 मेरा ओपन हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग एक और डायग्राम दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुक में भाई क्लियर वे में बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए भाई, जैसे D1 मेरा शॉर्ट कर गया, ठीक है, पाथ देखिए ना कैसे बन रहा है। सो
यहाँ से करंट आके D1 से जाकर के ग्राउंड से होकर फिर ग्राउंड से निकल कर फिर ऐसे आ रहा है भाई, समझ गए। जब ये शॉर्ट होगा तो इस तरीके का आपका पाथ बना दिया इसने। बाकी आपका यहाँ पे भाई ये दोनों जो कनेक्टेड है ना, D1 और ये D2 और D4 भाई, ये ओपन रहेंगे, ठीक है भाई, ये ओपन हो जाएगा, ये भी एक तरीके से ओपन है। क्लियर है, बोलिए। तो आप ध्यान से देखिए, मे भी आपको दिख रहा हो भाई, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं, पेन को यहाँ पतला यूज़ करता है। ये मेरा ओपन है और ये मेरा ओपन है भाई, मैंने समझाया भाई। ये पूरा शॉर्टेड है, यहाँ पे भाई इसके पास वोल्टेज कितना आ जाएगा, Vp आ जाएगा, और ये Vq कहाँ पहुँच जाएगा, ये तो शॉर्टेड है ऑलरेडी, ये शॉर्टेड है ना भाई, D3 मेरा शॉर्टेड है, ये दोनों शॉर्टेड है भाई, समझ गए। तो पूरा ये यहाँ पे आ जाएगा Vq, तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी आ जाएगा भाई Vq, ठीक है। ये शॉर्टेड था, यहाँ से लेके आते यहाँ पे वोल्टेज Vp आ गया है, और यहाँ पे ये शॉर्टेड है तो भाई ये Vq आ गया। कोई दिक्कत है, बोलिए, देख लीजिए आप एक बार। यानी दोनों वाइंडिंग के पास जो वोल्टेज आ रहा है भाई, वो टोटल आ जा रहा है भाई, सॉरी मतलब दोनों डायोड के पास जो वोल्टेज है टोटल वाइंडिंग का आ जा रहा है यहाँ पे, समझ गए। अब यही चीज यहाँ पे देखिए भाई, इसने दिखाया ना PIV का है ना यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज, तो भाई ये शॉर्ट कर गया, ये भी शॉर्ट कर गया, सही बात है। और ये दोनों भाई डायोड एक तरीके से इस तरीके से दिखा दिए इसने भाई, ऊपर में जो सर्किट दिखा वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज आ गया Vp और यहाँ वोल्टेज आ गया Vq, ठीक है। तो इसके पास Vq है भाई, इधर आपका Vp है, क्योंकि Vp यहीं पे तो आ जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए भाई कि जब D1 और D2 मेरा शॉर्ट कर जाता है तो भाई वाइंडिंग के पास, यानी वाइंडिंग के क्रॉस ये दोनों डायोड इस तरीके से कनेक्टेड होंगे भाई, यही तो दिखा है यहाँ पे भाई, ये दोनों पैरेलल में है ना भाई, समझ में आया। ये एक ही तार है ना भाई, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों कैथोड एक साथ जुड़े हुए हैं और इसका दोनों एनोड एक साथ जुड़े भाई, और यहाँ तार निकाल दिए, तो दोनों डायोड क्या है, पैरेलल में भाई, इसलिए इसको यहाँ पे बेसिक तरीके से दोनों डायोड को दिखा दिया कि भाई पैरेलल में लगे हुए हैं। तो दोनों के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, Vm के बराबर आ रहा है भाई। ऐसे अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो भाई यहाँ पे इस तरीके दिखाना, ठीक है। तो ब्रिज टाइप में जो दोनों डायोड है भाई, ये कितने के बराबर करता है वोल्टेज फेस, जो आपका वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है भाई। तो वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज भाई मान लेते हैं, जैसे 230 वाला लेके चलते हैं, 230 जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था आज के सेशन का, ये 5:1 है। तो इधर कितना हो जाए भाई 46 वोल्ट, और 46 वोल्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं 65 वोल्ट, यानी ये 65 वोल्ट झेलेगा, ये भी 65 वोल्ट झेलेगा भाई, क्लियर है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे भाई कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज सिर्फ Vm है भाई, तो Vm के हिसाब से भाई ये डबल झेलता था ना, 2 Vm भाई, क्लियर है भाई। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है सिर्फ Vm है, यानी 32.5 है भाई, उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 32.5 है। लेकिन भाई PIV क्या होता है, इसका डबल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये लिखा ना PIV पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज। तो भाई ब्रिज वाले के केस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक चीज समझिए ना भाई, दोनों के लिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो अलग अलग है ना भाई। ये यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है 32.5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है भाई कितना है, दोनों डायोड कितना वोल्टेज झेल रहा है भाई, टोटल वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो पूरा वोल्टेज आपके लोड तक पहुंचाता है, यानी यहाँ पे 65 वोल्ट झेल रहा है एक तरीके से, समझ गए। तो ये चीज ध्यान देना कि भाई दोनों में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अलग अलग है भाई। तो बोलता है PIV ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज सर्किट भाई, क्या हो जाएगा, ब्रिज सर्किट का कितना होता है भाई PIV, 1/2 हो जाएगा भाई, 1/2 ऑफ द दैट इक्विवेलेंट टू द सेंटर टैप भाई, क्लियर है। ऐसे दोनों के पास तो भाई सेम ही आ रहा है ना, समझ में आया। इसका आंसर देख लेते भाई, ठीक है। 1/2 का मतलब वही भाई, ये ऑपरेटिंग पॉइंट से बोल रहा है कि भाई एक है 32.5, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 32.5, किसके लिए, सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए भाई। लेकिन वही अगर आप भाई अगर आप ब्रिज टाइप में आते हो तो ब्रिज टाइप में यहीं पे दिखाता हूँ इसका डबल हो जाएगा आउटपुट, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 65 वोल्ट आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर PIV देखेंगे तो PIV क्या था, इस ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से 2 Vm आ रहा था भाई, यानी 2 गुना 32.5 करेंगे तो क्या हो जाता था Vm के बराबर, ये 65 के बराबर होगा भाई, 65 वोल्ट के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वही आपका PIV है ना भाई, समझे। तो इस लैंग्वेज में बोल रहा है 1/2 हो जाता है, ठीक है।
लेकिन एट द एंड अगर देखते हैं भाई तो दोनों के पास तो सेम ही वोल्टेज आ रहा है ना, पूरा जो टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज दोनों केस में झेलना पड़ रहा है। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे बस ये मान लिया कि ऑपरेटिंग वोल्टेज आधा हो जाता है, उसके हिसाब से कंपेयर करता है ये लोग, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना एक भी। आगे बढ़ता है, अगला है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इन अ पावर सप्लाईज। तो भाई सेंटर टैप का क्या काम है, तो डायोड को भाई अल्टरनेटिवली कंडक्ट करवाना, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बनाता है तो एक डायोड कंडक्ट करेगा, एक ऑफ होगा भाई। अगला है क्रिस्टल डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर बिकॉज इट ऑफर। तो भाई क्रिस्टल डायोड हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई एज अ रेक्टिफिकेशन के लिए, तो वही है कि भाई एक डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भाई हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, और वही जैसे हम लोग पॉजिटिव साइकिल है नहीं फॉरवर्ड बाई शो तो लो रेजिस्टेंस शो करेगा भाई। अगला है क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर कैन हैंडल लेस पावर भाई, लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ सेंटर टैप सर्किट इज। तो भाई देखिए सेम सेकेंडरी वोल्टेज मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मर भाई 65 वोल्ट आउटपुट मिल रहे हैं, ब्रिज टाइप में भी और इसमें भी। तो सेंटर टैप में क्या होता है, आधा हो जाता ना, समझ गए, 1/2 एज कंपेयर टू ब्रिज सर्किट भाई, ठीक है। 63 का देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है द PIV रेटिंग ऑफ अ डायोड इज एक्सीडेड। अगर भाई PIV मतलब भाई पीक इनवर्स वोल्टेज मान लेते हैं ये झेल सकता है 65 वोल्ट, तो भाई 65 वोल्ट से अधिक कर दिया आपने तो डायोड मेरा खराब हो जाएगा भाई, ठीक है ना, तो स्टॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये, ठीक है। PIV रेटिंग से अधिक अगर आपने रिवर्स बाइसिंग कर दिया तो भाई एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला सेंटर टैप सर्किट यूटिलाइजेस डैश सेकेंडरी वाइंडिंग। तो भाई आधा यूज करता है, 1/2 ऑफ द, ठीक है, आधा वाइंडिंग तो यूटिलाइज कर रहा था ना भाई। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 65 का बिल्कुल सही है। अगला है इन अ प्रैक्टिस डीसी इज ऑब्टेन बाय। तो रियल लाइफ में हम लोग डीसी कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो भाई रेक्टिफिकेशन से, कि भाई एमजी सेट महंगा पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको जैसे घर में एसी आ रहा है भाई, तो बिना रेक्टिफायर से अगर आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, एक इंडक्शन मोटर ले लीजिए। तो इंडक्शन मोटर क्या करेगा, आपके एसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया भाई। और एक डीसी मोटर ले आइए या फिर डीसी जनरेटर ले भाई, मोटर जनरेटर तो दोनों एक ही होते हैं ना, बस किस तरीके से पावर दे रहे हैं भाई उसके हिसाब से वो होता है। तो भाई मान लेते मेरे पास एक डीसी मशीन है, तो भाई इसको मैं एज अ जनरेटर तरह यूज़ करना चाहता, क्या करूँगा कि भाई इसका जो मैकेनिकल पावर है उसमें इनपुट दे दूंगा और ये डीसी मशीन में क्या दे देगा, इधर डीसी आउटपुट बना के दे देगा भाई। तो इधर से हम लोगों ने एसी इनपुट दिया था और इधर से भाई मुझे डीसी आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये बोलता है एमजी सेट, तो ये यूज़ नहीं करता, महंगा पड़ता है। बैटरी भाई ख़त्म हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वोल्ट एम्पीयर रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन अ ब्रिज सर्किट इज रिड्यूस्ड बाय। देखिए भाई ये क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, वोल्ट एम्पीयर रेटिंग अभी जस्ट समझाना। देखिए हम लोगों ने भाई अभी देखा ना कि सेंटर टैप में सिर्फ आधा वाइंडिंग का ही वोल्टेज यूटिलाइज हो रहा था और ब्रिज टाइप में आपका पूरा वाइंडिंग एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा था भाई। तो एट द एंड VA रेटिंग का मतलब क्या है, VA का मतलब क्या होता है भाई कि ट्रांसफार्मर का, जैसे भाई हमारे 50 VA का आपने ट्रांसफार्मर लगा तो प्राइमरी साइड में भी 50 VA होगा, तो सेकेंडरी साइड में भी 50 VA होगा भाई, दोनों साइड में पावर बराबर होते हैं। तो भाई देखना चाहता भाई लोड पे कितना एक तरीके से पावर जा रहा है, ठीक है। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसको और डेप्थ में समझने के लिए यहाँ पे जो वोल्ट एम्पीयर रेटिंग है ना, इसको समझने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट को पढ़ेंगे। देखिए जब भी आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो भाई हम लोग को पढ़ना होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि भाई जो भी आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को, ठीक है, उसके मतलब कहना मतलब क्या ना, दोनों साइड में पावर तो बराबर है ना भाई, तो लोड तक कितना पावर एक तरीके भेज पा रहे हैं। तो अगर आप रफ आइडिया देखें भाई, तो अभी जस्ट समझा दिया कि भाई आपका जो जैसे 50 VA का आपने ट्रांसफार्मर यूज किया, तो भाई ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में आपका कि भाई पूरा वोल्टेज यूज हो रहा है ना, जो भी आपका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आ रहा है पूरा वोल्टेज लोड तक एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है भाई। तो वोल्टेज भी अच्छा खासा है, करंट भी अच्छा खासा है, तो पावर भी ज़्यादा ट्रांसफर होगा। किसके केस में, ब्रिज टाइप के केस में भाई। यानी आपने ट्रांसफार्मर को मतलब ट्रांसफार्मर का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है भाई। लेकिन वही अगर आप सेंटर टैप की बात करें, सेंटर टैप में क्या है, सिर्फ आधा वाइंडिंग यूटिलाइज हो रहा है ना भाई, यानी आपने ट्रांसफार्मर का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आप ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पढ़ेंगे किसका, सेंटर टैप का, तो सेंटर टैप में देखिए कितना है, 67% से लेकर के 69% तक ही होता है भाई। लेकिन वही अगर आप ब्रिज टाइप की बात करें, देखिए कितना 81 से लेके, मतलब सोचिए भाई 81% है इसका। समझ में आ रहा बात को, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ब्रिज टाइप में ज्यादा होता है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो वही लिखा ना, द ब्रिज रेक्टिफायर हैज अ हायर TUF मतलब ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इंडिकेटिंग मोर इफिशिएंट यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी। भाई जैसा 50 VA का है ना, तो 50 VA का भाई 80% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 का 10% 5, तो 5 8 40 कितना हो जाएगा, मतलब 40 VA एक तरीके पावर को आप भेज पा रहे हैं भाई, समझ में आया। तो वही सब यहाँ पे लिखा हो भाई। तो अब इस लास्ट लाइन को पढ़िए भाई, लिखा ना, क्योंकि भाई हम लोग ब्रिज टाइप में ट्रांसफॉर्मर को हम लोग बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो भाई मान लेते हैं मुझे लोड के पास जो है ना 40 VA का, ध्यान समझिए, मान लेते हैं मेरे को भाई जो मेरा DC लोड लगा है इस पे भाई मुझे 40 VA भेजना है। अब बोलिएगा VA तो भाई अपरेंट पावर होता है, DC के केस में कैसे डिफाइन कर रहे हैं भाई, DC के केस में पावर का फॉर्मूला क्या है, VI है ना, वोल्टेज इनटू करंट, पावर इक्वल टू VI होता है, यूनिटी पावर फैक्टर तो भाई यूनिटी हो जाता है, cos फाई हमेशा 1 होता है भाई, तो इसको भी तो मैं VA ही बोलूंगा ना भाई, समझ में आया। तो अपरेंट पावर और एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को कंपेयर मत कीजिए, अपना थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाइए। तो भाई मान लेते हैं कि जो DC लोड लगा हुआ है वहां पे मुझे जो पावर भेजना है 40 VA के बराबर भेजना भाई, ये 40 वॉट के बराबर भेजना है, ठीक है भाई। तो अगर मैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर यूज करूंगा तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 VA का ही ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा, समझिए, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना 80, तो भाई 50 का 80 यूज कीजिए तो भाई कितना आएगा 40 VA का, 50 का 80% कट गया ना, तो कितना है 40 VA आया कि नहीं आया भाई, बोलिए। तो लोड तक भाई मेरा चला जाएगा 40 VA। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे लोड के पास 40 VA देना चाहता हूँ भाई पावर, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेंटर टैप यूज करूंगा तो सेंटर टैप के केस में, क्योंकि भाई यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, सिर्फ 67 या 70% है भाई, कितना दिया है यहाँ पे 67%। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे अगर मैं सेंटर टैप के लिए यहाँ पे 50 VA का ट्रांसफॉर्मर यूज करता हूँ तो 50 का हमारे 70% ही निकालिए ना, तो 70% मतलब क्या भाई 5 7 35, मात्र 35 वॉट ही में भेज पा रहा हूँ भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे सेंटर टैप के लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पावर रेटिंग वाला लगाना पड़ेगा भाई, तब जाकर के आपका 40 VA एक तरीके से ट्रांसफर कर पाएगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर से आप समझिए भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे बता रहा है भाई, बोलता है ना द वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इन अ ब्रिज सर्किट इज रिड्यूस्ड बाय, तो कितना होता है, तो आधा हो जाता है भाई, देख लेते कितना होता है। सो मतलब पहले मीनिंग समझिए ना, 1/2 भाई, ठीक है, तो आधा हो जाता है। आधा का मतलब क्या है भाई, अगर आपको 40 VA पावर भेजना है ना, तो भाई मान लेते हैं आपने ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में 50 VA का लगाया, तो भाई सेंटर टाइप के लिए 100 VA लगाना पड़ेगा, तब जाके भाई उतना पावर वो भेज पाएगा लोड तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है भाई। एक स्क्रीनशॉट और अटैच कर दे रहा हूं, इसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्टिंग में बताया था भाई, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था भाई, लिखा है ना भाई, जैसे यहाँ पे रीजन बता रहा है कि भाई ब्रिज टाइप का TUF यानी ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई क्यों होता है, उसका लो क्यों होता है। तो लिखा ना रीजन फॉर लोअर ट्रांस, बोलता है इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1/2 ऑफ द वाइंडिंग यूटिलाइज, मतलब सेंटर टाइप में आधा वाइंडिंग यूज होता है ना, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड एट अ टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, दिस लीड टू द लेस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी भाई, क्योंकि वोल्टेज घट गया ना, वोल्टेज घट गया तो भाई पावर भी तो कम जाएगा, करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और वही आपका देखिए इसमें हायर क्यों होता है, तो लिखा ना फुल वाइंडिंग इंटायर, लिखा ना द इंटायर सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यूसली, ठीक है भाई। और लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, दिस रिजल्ट इन अ हायर TUF मीनिंग द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली लीडिंग टू अ बेटर एफिशिएंसी एंड अ स्मॉलर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मर KVA रेटिंग भाई, ठीक है। तो सेंटर टाइप ये ब्रिज टाइप में हम लोग को कम KVA रेटिंग वाला ट्रांसफॉर्मर लगाने से भी काम चल जाएगा भाई, उतना पावर हम लोग भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फिल्टर, तो फिल्टर का क्या काम होता है भाई, तो फिल्टर का काम होता है AC और DC को सेपरेट कर देना भाई, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई L को हम लोग हमेशा सीरीज में क्यों लगाते हैं और C को हम लोग हमेशा शंट में क्यों लगाते हैं, इसका रीजन नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है और 10 वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज्ड, तो भाई 10 वोल्ट के लिए कि भाई वोल्टेज मेरा काफी कम है, तो भाई यहाँ पे हम लोग जो फिल्टर के लिए यानी फिल्टर बनाने के लिए जो कैपेसिटर यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं भाई। और वही अगर आपका हायर वोल्टेज है तो वहाँ पे हम लोग पेपर कैपेसिटर यूज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1000 वोल्ट, ठीक है ना भाई, वोल्टेज मेरे यहाँ पे 1000 वोल्ट है, तो भाई यहाँ पे अगर आपको फिल्टर चाहिए तो भाई कौन सा हम लोग कैपेसिटर यूज करें, तो यहाँ पे पेपर कैपेसिटर यूज करेंगे भाई, क्योंकि पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है द डैश फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन अ बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन भाई,
तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि भाई जो आपका बेसिक बुक है, इस बुक में आपका फिल्टर का सिर्फ थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। जब फिल्टर पढ़ेंगे तो फिल्टर सर्किट भी भाई अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक पेज दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि भाई हर एक चीज़ बताना मुश्किल है ना, एक कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा पढ़ाया जाएगा भाई, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। वो पेज ढूंढना मुश्किल है भाई। देखिए ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये आपका किताब है भाई जेबी गुप्ता का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। तो इस किताब से भाई आपका पूरा का पूरा फिल्टर सर्किट पढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई वो पेज मेरे ख्याल से इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो ओवरऑल आप समझिए ना भाई, जब आप फिल्टर पढ़ेंगे ना, फिल्टर में जब भी आप फिल्टर पढ़ेंगे तो फिल्टर के लिए फिर देखना पड़ता है भाई, फिल्टर लगाने से अभी जस्ट समझा फिल्टर कहाँ पे लगता है, रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट आ रहा है भाई इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये फिल्टर जो है इस एसी को भाई मान लेते कैपेसिटर फिल्टर लगाया था भाई, कुछ इस तरीके आपको आउटपुट बना देगा, यानी रिपल्स कम हो चुके हैं इसमें। तो फिर इस वेवफॉर्म का हम लोग स्टडी करेंगे, फूरियर सीरीज अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे भाई कि अब इसके अंदर एसी कंपोनेंट कितना है और डीसी कंपोनेंट कितना है, ठीक है भाई। तो फिल्टर लगाने से क्या होता है भाई, डीसी कंपोनेंट बढ़ जाता है, एसी कंपोनेंट मेरा घट जाता है भाई। तो ओवरऑल फिर इसके लिए यानी हर एक फिल्टर सर्किट के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपल फैक्टर डिफाइन करेंगे भाई, समझ आया कि रिपल फैक्टर कितना आ रहा है। और ये जो वोल्टेज वेवफॉर्म आपने यहाँ पे दिखाया ना, इसका भाई फिर देखते हैं भाई इसमें रिपल वोल्टेज कितना है, ठीक है। रिपल वोल्टेज कितना है भाई, रिपल वोल्टेज क्या होता है, रिपल वोल्टेज कुछ नहीं, इसको पीक टू पीक में मेजर करते हैं वैसे भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितना गया और मिनिमम वैल्यू कितना गया, ठीक है भाई। तो वही है, और फिर इसमें वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं भाई। तो चोक इनपुट का भाई आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो अच्छा होता है, ये याद रख लीजिए आप, ओके ना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है भाई, आपको ये पूरा गेट लेवल पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये सब कवर होंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी टू अ 3 फेज रेक्टिफायर भाई। तो 3 फेज रेक्टिफायर का शुरू में ही बताया था भाई कि आपका अगर एक फेज की बात करते हैं, एक फेज भाई मान लेते हैं अपना ये 2 पाई यानी 0, ये पाई, ये 2 पाई, इतने देर में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इतने देर में भाई ये क्या करेगा, ये 3 साइकिल कंडक्ट करवाता है भाई, समझ में आया, ठीक है ना। 3 साइकिल अपना बना लेगा, ये 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है ये, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं दिखाऊँ ऐसे 1 2 3, ठीक है। तो अगर 50 हर्ट्स है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना कर लिए भाई 150 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहिए इसको भाई, ये हाफ वेव है, ये फुल वेव बताया नहीं इसने, तो हाफ वेव यहाँ पे करना है, क्योंकि भाई इसका आंसर जो दे रहा है, आंसर भाई इसका देता है 150 हर्ट्स, तो हाफ वेव मेंशन कर लीजिए। यदि यहाँ पे लिखा ना पेन चला करके 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो क्वेश्चन अधूरा ही है। अगला क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू टू द इनपुट टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इतना, देन अप्रोक्सीमेटली। तो भाई देखिए हम लोग अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव में भाई हम लोग का मान लेते हैं भाई कि ये इनपुट साइड का इस तरीके का है और इसका पीक वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है भाई। तो डायोड भी तो खाएगा ना भाई, डायोड जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो भाई ये एज अ इसका एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा RF, तो कितना खाता है 0.7 वोल्ट खाता है भाई, और रिमेनिंग आपका लोड पे पहुंचेगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट में 0.7 खा जाते कितना बचेगा, 9.3 बचेगा भाई, ठीक है ना। तो 9.3 वोल्ट जो है आपका ये जो आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 9.3 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जिक्र किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द डायोड मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड अ रिवर्स वोल्टेज ऑफ, यानी इसी वाले क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पे सर्किट दिखा दिया, मेरा मैक्सिमम 10 वोल्ट है, तो भाई ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा तो भाई कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई करंट ही नहीं बह रहा, तो कहीं ड्रॉप नहीं होगा भाई। इसका मतलब क्या है, 10 का 10 वोल्ट क्या करेगा, ये रिवर्स वोल्टेज में झेलेगा भाई, यानी PIV जो होगा इसका 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 125। टोटल मतलब पूरे वाइंडिंग के क्रॉस जो आ रहा है भाई 125 वोल्ट है, और ये RMS में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बोलता है नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप द RMS आउटपुट वोल्टेज इज, आउटपुट वोल्टेज भाई, ठीक है ना। और ये सेंटर टैप है ना, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोलता है द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज इतना, यानी टोटल वाइंडिंग के क्रॉस, ये भाई मान लेते हैं मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये मान लेते हैं भाई मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेंटर टैप लिया हुआ है, और यहाँ पे आपका एक डायोड लगा होगा, यहाँ पे दूसरा डायोड लगा हुआ है, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, ये लोड लगा हुआ है आपका, ठीक है भाई। तो भाई इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है, 125 वोल्ट, ठीक है।
125 वोल्ट और ये आरएमएस वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको √2 से गुना करते हैं भाई, देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है। 1.25 इंटू √2, ऐसे मेरे ख्याल से आरएमएस में ही पूछा ना आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इस पे आते हैं हम लोग। तो बोलता है नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज इज। तो भाई क्योंकि यहाँ पे ये हम लोगों ने सर्किट दिखाया ना कि भाई लोड पे कितना वोल्टेज है, लोड पे भाई वोल्टेज आधा होता है ना, समझ गए। तो 125 का आधा कर लिए कितना आएगा भाई, लोड पे जो आउटपुट मिलेगा इस तरीके का मिलेगा ना भाई। एक बार ये कंडक्ट करे तो ये मिला, फिर ये नीचे वाला कंडक्ट ये, तो इसका भाई पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो भाई 125 है, 125 का आधा किया ना, 120 का कितना होता है 60, यानी 62.5 होगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू पूछा, लेकिन ना आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वैल्यू 62.5 हो जाएगा कि भाई आउटपुट वोल्टेज इस तरीके का जो आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है भाई इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं ना, समझ में आया। इसका पहले आपको कैसे निकालेंगे आरएमएस वैल्यू भाई, तो आप देखिए एक साइकिल को उठा लीजिए भाई, ये साइकिल है मेरा, तो ये साइनसोइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो उसको मिलेगा Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो भाई इसका आरएमएस का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे पहले, ठीक है, फिर इसका मीन लेंगे, यानी जो भी इसका टाइम पीरियड भाई कितना हो जाएगा 1/π करेंगे ना, या फिर जो भी टाइम पीरियड लिया हुआ इनपुट का अगर t है तो भाई t/2 करेंगे इसको, समझ में आया। फिर इसका रूट ले लेंगे भाई, तो स्क्वायर करना है, मीन लेना, फिर रूट लेना भाई, तो ये सब पता होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो 62.5 हो जाएगा, आंसर देख लेते भाई, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन में, इफ द डायोड ड्रॉप इज इंक्लूडेड द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो भाई डायोड अगर यहाँ पे ड्रॉप ले लेते हैं हम लोग, तो भाई मान लेते हैं ऊपर वाला लूप कंडक्ट किया, तो ऊपर वाला लूप कंडक्ट किया, तो भाई यहाँ पे मेरा कितना होगा 0.7 वोल्ट होगा, बोलिए। यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा भाई, ये 0.7 वोल्ट खा जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 62.5 वोल्ट है ना, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो रिमेनिंग आपका वोल्टेज बचेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, एक चीज़ ध्यान देना है कि भाई ये जो 0.7 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू भाई, समझ गए। तो आरएमएस वैल्यू में से कभी भी हम लोग 0.7 वोल्ट नहीं घटाएंगे, समझे। इसको पहले देखिए समझाता हूँ मैं आपको। ये डायोड है भाई, और डायोड में इस पर आपको ड्रॉप दिखाना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये 125 था, तो 125 का आधा किया तो कितना है 62.5 है भाई। तो पहले इसको आप आरएमएस में चेंज कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू में चेंज कीजिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस में पूछ रहा है ये, उसी हिसाब से हम लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो भाई आरएमएस वैल्यू के टर्म में ही है, तो इसमें से भाई 62 इसमें से घटा देंगे 0.7, तो भाई यही आएगा आपका, ठीक ना, क्योंकि डीसी और आरएमएस दोनों बराबर होते हैं ना भाई। डीसी वैल्यू को तो हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, फिर आरएमएस वैल्यू को तो डीसी बोल रहे हैं ना। आरएमएस का डेफिनेशन क्या होता है भाई कि एक डीसी मतलब एक सर्किट ले लीजिए, एक रेजिस्टिव सर्किट ले लीजिए, उसमें भाई डीसी वैल्यू पहले फ्लो करवाइए, तो उसके चलते जो भी गर्मी पैदा हो, जो भी हीट पैदा होगा उतना ही देर के लिए। अब सेकंड केस में आइए, सेकंड केस में हम लोगों ने उसी सर्किट में क्या किया, एसी सप्लाई किया भाई, उतना ही देर के लिए, और उतना ही देर में अगर सेम हीट पैदा हो जा रहा है तो वही आरएमएस वैल्यू डीसी के इक्विवेलेंट होता है भाई, ठीक है ना। तो 0.7 वोल्ट मेरा वहाँ पे जो ड्रॉप होता है डीसी वोल्टेज था, और ये अपने आप भाई आरएमएस है, तो दोनों घट सकता है। आरएमएस वैल्यू को हम लोग डीसी वैल्यू बोलते हैं भाई, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पीक इनवर्स वोल्टेज लिखा ना, सॉरी पीक आउटपुट वोल्टेज इज 100, ठीक है भाई। पीक आउटपुट वोल्टेज 100 है, यानी इस तरीके का जो भी रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है इसका भाई मैक्सिमम वैल्यू दिया 100 वोल्ट। अब बोलते थे PIV फॉर ईच डायोड इन अ सेंटर टैप, ठीक है भाई, तो इसका डबल हो जाता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका डबल हो जाता है ना सेंटर टैप में, कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज इतना, ये आरएमएस वैल्यू दिया भाई, द PIV अक्रॉस द डायोड, ठीक है, PIV अक्रॉस द डायोड नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप भाई। तो देखिए भाई, ये अगर मेरा आरएमएस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज है, तो पहले आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, √2 से गुना करेंगे भाई, आ जाएगा 28.28 भाई, ठीक है ना। ये मेरा आ गया मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है इसका भाई मैक्सिमम वैल्यू है 28.28। अब बोलते थे PIV अक्रॉस द डायोड, अब डायोड के अक्रॉस कितना हुआ, नेग्लेक्टिंग द डायोड ड्रॉप, ड्रॉप में कोई भी मतलब डायोड में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा भाई। तो एक बार हम लोग फिर से, मेरे ख्याल से पेज ओपन है हम लोग का यहाँ पे, आइए पेज ओपन है भाई, देखिए भाई जैसे ही
मान लो D1 D2 मेरा कंडक्ट कर रहा है और रिमेनिंग जो है आपका ओपन होगा D4 और D2, तो भाई ये शॉर्ट कर गया क्योंकि डायोड के क्रॉस कोई भी ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोला गया है भाई, ठीक है। ये ग्राउंडेड होगा, फिर यहाँ से करंट निकल के ऐसे आएगा, सही बात है। ये मेरा कंडक्टिंग लूप बना। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे देखना है भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज इन लोगों को झेलने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात है कि भाई क्योंकि डायोड के पास का कोई ड्रॉप नहीं लिया ना, तो हम लोगों ने यहाँ बोला भाई जो लोड के पास जो वैल्यू आ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 28.28 था ना, समझ गए। तो भाई इधर कोई ड्रॉप नहीं हो, समझ गया। सारा का सारा जो वाइंडिंग के पास वोल्टेज वही वोल्टेज तो यहाँ पे आ गया हो भाई, क्योंकि इधर कोई ड्रॉप नहीं दिखाया ना हम लोगों ने, समझ में आया। पूरा वाइंडिंग का वोल्टेज लोड के पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो वही वोल्टेज तो भाई ये इनको भी फेस करना पड़ता है जब ये ओपन होते हैं, तो समझाया तो था। इसका मतलब क्या, यही आपका PIV होगा भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज 28 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है, ठीक है। 28 पॉइंट समथिंग 228 है ना, तो भाई 28.3 बोल सकते हैं हम लोग। तो 78 का देना चाहिए फर्स्ट, बिल्कुल सही है भाई। चार्जिंग देखते हैं भाई, सही है। आधा घंटा और हम लोग करते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि अगर हम लोग डायोड इंक्लूड मतलब डायोड का ड्रॉप इंक्लूड कर लेते हैं तब आपको पीक इनवर्स वोल्टेज बताना भाई। तो इस केस में देखिए सिचुएशन बदल जाएगा आपका। आइए यहाँ पे मैंने बोला भाई कि डायोड के पास इस बार ड्रॉप हो रहा है भाई। फर्स्ट केस से तो हम लोगों को समझ में आना है भाई, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पता चल गया पूरे वाइंडिंग के पास भाई, मुझे पता चल गया। या फिर ये 20 वोल्ट था ना, 20 वोल्ट था भाई। तो भाई सबसे पहले ये डायोड बताइए कितना खाएगा, ये खाएगा 0.7 वोल्ट। फिर मतलब करंट देखें ना ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, फिर ग्राउंड में होते हुए कुछ लोड खाएगा और फिर ये भी तो खाएगा, समझ गए। ये कितना खाएगा, ये भी 0.7 वोल्ट खाएगा भाई। क्लियर है। तो ओवरऑल देखें ना ये सीरीज सर्किट बनता है भाई। इसका अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इस वाले को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ भाई। ये हमेशा सीरीज लूप बनता है भाई। प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये मान सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो भाई पहला डायोड है, ये अभी फॉरवर्ड वाइस में है भाई। तो पहले डायोड से करंट गया ग्राउंड में, तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों वायर कनेक्टेड है एक तरीके से, समझ में आया। यानी फर्स्ट डायोड, तो फर्स्ट डायोड से भाई क्या है, लोड कनेक्टेड है, ठीक है। लोड के ऊपर वाले तार से भाई फिर दूसरा मेरा डायोड एक तरीके से कनेक्टेड है भाई, समझ में आया। यही सर्किट तो मैंने यहाँ पे दिखाया भाई। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही भाई। और अब देख लेगा अभी डायोड में कंफ्यूजन होता है ना, तो भाई देखिए इसका ये कैथोड बोला जाता है। तो कैथोड का तार जो है, ये पहले वाले डायोड का कैथोड से तार निकल के ग्राउंड से होते हुए, ग्राउंड से होते मतलब कनेक्टेड है, फिर लोड से होते हुए फिर ये दूसरे डायोड के एनोड से जुड़ा हुआ है। ये एनोड है भाई, तो वही चीज़ तो किया है। इसका कैथोड जो है देखिए इसका एनोड से जोड़ रखा है मैंने। क्लियर है, बोलिए भाई। तो ओवरऑल देखिए कि भाई मेरा यहाँ पे 20 वोल्ट था, आरएमएस वैल्यू मेरा 20 वोल्ट था, क्योंकि पहले कोई ड्रॉप नहीं था। तो लोड के पास 20 वोल्ट है, तो वही मेरा इनपुट से भी 20 वोल्ट आ रहा था। तो 20 वोल्ट में से पहले ये खाएगा 0.7, ये भी खाएगा 0.7, तो रिमेनिंग जो वोल्टेज बचा वही लोड के पास जाएगा भाई। तो 20 में से आप घटाइए 0.7 0.7 यानी कितना हो जाएगा 1.4। तो 1.4 घटाइए भाई, कितना आएगा, 20 में से 1.4 घटा देते हैं, कितना आएगा, ये 18.6, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है 18.6 वोल्ट बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई पीक इनवर्स वोल्टेज का क्या कहानी होगा। तो PIV के लिए देखिए मेरा यहाँ पे डायोड लगा हुआ ना, एक डायोड ये, ठीक है भाई, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, PIV क्या होगा फिर, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, ठीक है भाई। तो ठीक है, यहाँ पे भाई ये सबसे पहले देखिए ना, ये डायोड मेरा शॉर्ट तो करेगा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग इस वाले डायोड की बात कर रहे हैं भाई। मुझे देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आता है, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आता है। तो भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाई मान लो 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट में से तार आई है यहाँ पे भाई ये रेजिस्टेंस है, ड्रॉप कर रहा है, 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, सही बात है। तो भाई 0.7 वोल्ट अगर ये ड्रॉप हो गया, तो भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज बचेगा बताइए। 20 में से 0.7 वोल्ट अगर घटाते हैं, यह आएगा आपका 19.3 वोल्ट। यहाँ पे आ गया 19.3 वोल्ट भाई, सही बात है, बोलिए। क्लियर हो गया। अब आइए
इस वाले तार को पकड़ते हो भाई, यहाँ पे डायोड है तो ये डायोड भी 0.7 खाएगा भाई, तो 0.7 खाएगा। तो ओवरऑल देखें ना, पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए ये वाला सर्किट देख लेते हैं भाई, सबसे बेटर है, उससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मेरा क्या कहना भाई, ये टोटल वोल्टेज कितना था, ये 20 वोल्ट था ना, 20 वोल्ट को वी में कन्वर्ट 28.3 है, सही बात है। तो फिर आरएमएस में ही रहने देते हैं, 20 वोल्ट था भाई। तो 20 वोल्ट में से ये वाला ड्रॉप कर रहा है भाई 0.7 और ये वाला ड्रॉप कर रहा है आपका 0.7, ठीक है। तो इन रिमेनिंग दो डायोड के पास कितना वोल्टेज बचा है ये आपको बताना है भाई। और ये दोनों ओपन है एक तरीके से, ये ओपन है भाई, ठीक है ना, ये दोनों ओपन है आपके। तो भाई ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे भाई 20 वोल्ट आया, ये 20 वोल्ट यहाँ पे आया, तो ये 20 वोल्ट में 0.7 कटेगा तो भाई 19.3 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एक मिनट भाई इसका देखते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 79 जो है ना भाई, ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ ये गलत है, ओके ना, क्योंकि भाई आंसर हम लोग को ज़बरदस्ती मैच नहीं करवाना, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 78 को ये रेफर कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए, लिखा है ना, व्हेन द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ फुल ब्रिज रेक्टिफायर इज 20 वोल्ट, ठीक है भाई, यानी जो लोड है उस लोड के पास जो वोल्टेज पहुंच रहा है भाई, इसका आरएमएस वैल्यू दिया 20 वोल्ट। और इस वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि डायोड के क्रॉस ड्रॉप भी एक तरीके से लेके चलना है भाई। तो वापस से आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस वाले फिगर में आइए भाई। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब क्योंकि भाई इस तरीके का वेव फॉर्म आ रहा होगा तो इसका आरएमएस वैल्यू दिया है, वी आरएमएस आपका दिया भाई कि 20 वोल्ट पहुँच रहा है, और यहाँ पे डायोड को प्रैक्टिकल लेके चलना है, नहीं यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ D1 के पास, और यहाँ भाई आपका 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो भाई मैं लोड से, क्योंकि हम लोग वापस सोर्स का देखना चाहते हैं भाई वोल्टेज, सोर्स के पास कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ड्रॉप हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ना, समझ में बात को। तो अगर यहाँ पे 20 वोल्ट आ रहा है तो भाई ये दोनों को देने ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, तब जाके भाई मुझे यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज मिलेगा। क्लियर हो रहा है, बताइए। तो अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन में पीक इनवर्स की बात हो रही है भाई, तो सबसे पहले आप देखिए इसका पीक इनवर्स निकालें तो कितना आएगा, 28.3 वोल्ट आएगा, सही बात है। तो 28.3 वोल्ट में अगर भाई ये दोनों वोल्टेज जोड़ देते हैं हम लोग, तो मेरे को यहाँ पे Vm मिल जाएगा भाई, या फिर ऐसे नहीं समझना है, आरएमएस में रहने दीजिए, ठीक है। ये आरएमएस वोल्ट है भाई, इसमें पहले दोनों ड्रॉप जोड़िए, कितना आ जाएगा 20 प्लस 1.4 यानी 21.4 वोल्ट आएगा भाई, ये मेरा Vm बनेगा, सही बात है, सॉरी VRMS बनेगा भाई सेकेंडरी का 21.4। तो अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भाई, इसको मान लीजिए 0 वोल्ट पे है, ये VQ जो है 0 वोल्ट पे है भाई, और ये पूरा मैं 21.4 वोल्ट में मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 21.4 वोल्ट में से सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप हुआ भाई 0.7 वोल्ट, और यहाँ से हम लोग का इस तरह कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों ने ग्राउंडेड किया, फिर ये वाला कनेक्टेड होता है लोड से, और यहाँ पे ग्राउंडेड, तो भाई यहाँ से करंट होते हुए ऐसे जा रहा होगा, तो करंट बह रहा है भाई, लोड करंट, ठीक है, यहाँ से निकला होगा, ये RL लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इधर IL जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, फिर यहाँ पे एक डायोड है D3 भाई, तो यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ होगा 0.7 वोल्ट का। तो इस तरीके का आपका कंप्लीट पाथ बन रहा है। तो 21.4 में से 0.7 खा गया, फिर आपका भाई ये लोड खा गया 20 वोल्ट, तो रिमेनिंग आपका वोल्ट यहाँ बचा भाई, तो यहाँ आते थे 0 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का आपको सोचना भाई, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना भाई, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है भाई। तो ओवरऑल आप देखिए कि भाई ये वाला जो सर्किट दिखा है बगल में, कि भाई ये दोनों डायोड जो है पैरेलल में हो जाते हैं D2 D4। ये कब होता है, जब डायोड को हम लोग आइडियल मान के चलते थे भाई, ये दोनों शॉर्टेड है ना, ये दोनों शॉर्टेड, तभी तो भाई ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये तार पूरा एक ही है, ये तार एक ही है, तो भाई दोनों पैरेलल में आ गए। लेकिन भाई अब मैंने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो मुझे अब इसके पास का वोल्टेज बताना भाई, कितना वोल्टेज झेलेगा ये, क्लियर है। तो ये वाला जो डायग्राम है, मतलब देखिए ना, ठीक है भाई, तो पहले शॉर्टेड था ना भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, शॉर्टेड है इसलिए भाई यहाँ से हम लोग दोनों को पैरेलल में दिखा दिया, वैसा नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा ओवरऑल, क्लियर है। तो ओवरऑल मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ भाई, देखिए समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
कि भाई ये ग्राउंडेड है, यहाँ भाई हम लोग लोड लगाए ग्राउंडेड किया, मतलब ये दोनों तार आपस में चिपके हुए थे, सही बात है। तो भाई और मुझे यहाँ का चाहिए भाई, ठीक है ना, इस पॉइंट का वोल्टेज है। तो पहले यहाँ तक तो भाई 21.4 था, ठीक है ना, 21.4 था, तो 21.4 में से 0.7 खा गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए। 21.4 में से अगर 0.7 घटाते हैं, ये आएगा 20.7, ठीक है, यहाँ पे आएगा 20.7 और यहाँ पे 21.4 था ना भाई टोटल वोल्टेज, 21.4 था। इस वाले पॉइंट को मैंने 0 वोल्ट बोल रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ओवरऑल देखिए 21 में से भाई ये खा गया 0.7 वोल्ट, ये वाला भाई यहाँ पे डायोड है ना, ये 0.7 वोल्ट खा गया, तो यहाँ पे जो बचा ये कितना है 20.7 वोल्ट है, ठीक है। 20.7 वोल्ट में से भाई ये खा गया 20 वोल्ट, ठीक है, और 20 वोल्ट देखिए ना, 21.4 टोटल वोल्ट था, उसमें भाई ये 0.7 वोल्ट खाया पहला डायोड, ये वाला डायोड, ये डायोड खा गया भाई 0.7, तो यहाँ पे मेरे को कितना बचा, ये बचा आपका 20.7। तो 20.7 वोल्ट जो है, 20.7 वोल्ट जो बचा हुआ भाई, उसमें से 20 वोल्ट खा जाएगा लोड, ठीक है। तो 20 वोल्ट ही खा गया, तो बचा कितना, सिर्फ 7 वोल्ट ना भाई, तो 7 वोल्ट ही खा जाएगा, ठीक है, 0.7 वोल्ट ही खा गया। तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे क्या है 0 वोल्ट है ना, या फिर ऐसा समझिए 0 वोल्ट ना, तो यही 0 वोल्ट यहाँ पे आएगा भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको ओपन मान लेते हैं, तो भाई यहाँ पे इसके क्रॉस कितना वोल्ट आ रहा है बताइए, 20.7 वोल्ट आ रहा है भाई, क्लियर है, 20.7 वोल्ट आ रहा है। अब बोलिए इसके पास कितना आएगा फिर, तो इसके पास देखिए ना, जैसे यहाँ पे ये तो एक ही तार है भाई, तो यहाँ पे आपका यानी इस पॉइंट पे कितना आ रहा है 21.4 आ रहा है, सही बात है, ठीक है। और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है भाई, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज, जो यहाँ पे भाई इस पॉइंट पे 0.7 वोल्ट है ना, समझे। तो 21.4 में 0.7 वोल्ट घटाइए, अगेन इसके पास कितना आएगा 20.7 वोल्ट भाई, तो दोनों के पास 27 वोल्ट आ रहा है, ठीक है भाई, दोनों डायोड के पास 20.7 वोल्ट आएगा। तो ये आरएमएस वैल्यू है ना भाई, इसको आप √2 से गुना कीजिए, एक बार √2 से गुना करेंगे तो 29.27 आएगा आपका, समझ गए। इस तरीके से सोचना है भाई, समझे, क्योंकि इसका जो आंसर दिया है ना ये गलत है भाई, इसका आंसर 4th दे रहा है, इसमें इसका आंसर कभी भी 4th नहीं होगा, ठीक है, ये कभी नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लोड के क्रॉस का वोल्टेज बोला है, तो लोड के क्रॉस से सोचेंगे तो भाई सप्लाई तक जाते जाते वोल्टेज मेरा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है द आइडियल डीसी, लिखा ना भाई, द आइडियल डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर इज इक्वल टू, देखिए भाई जब भी हम लोग कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं तो भाई जो हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म था ना, ये कुछ इस तरीके का हो जाता है भाई, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, तो लिखा ना द आइडियल डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर इज इक्वल टू, तो भाई किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज भाई, ठीक है ना, यही तो वोल्टेज बनता है ना भाई, समझे। इसका पहला आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं इसका आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर है 80 का फर्स्ट, बिल्कुल सही है भाई, मतलब फिल्टर लगाने से जो मेरा आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा, तो पीक वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज होगा भाई, ठीक है ना। एवरेज कभी नहीं होगा, एवरेज का मतलब है प्योर डीसी थोड़ा ना होगा, समझ गए। इसके अंदर अभी भी क्या है, एसी कॉम्पोनेंट डीसी कॉम्पोनेंट दोनों अवेलेबल है भाई, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है प्योर डीसी भाई, आरएमएस का मतलब होता है प्योर एसी, तो ये दोनों कभी नहीं होंगे, कॉमन सेंस लगाइए। तो जब भी आप फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने से क्या होता है, आपका भाई जो रिपल्स था, जो रिपल वोल्टेज वो घट जाता है। रिपल वोल्टेज क्या, रिपल वोल्टेज मतलब भाई पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द डायोड इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज ओपन द आउटपुट इज, तो भाई एक भी अगर आपका ओपन हो गया तो भाई ये हाफ वेव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जैसे भाई मान लेते ओपन हो गया, तो ओपन हो गया इसका मतलब क्या कि भाई ये तार टूट गया ना भाई, यहाँ से तार टूट गया, तो ये वाला जो आपका जो D1 और D3 जब शॉर्ट करते थे तो भाई ये वाला तो ओपन हो गया ना यहीं से, समझ गए। ये सीरीज सर्किट बनता था ना भाई इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ से टूटा हुआ मतलब क्या कि भाई आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपका
ये शॉर्ट कर जाएगा और ये शॉर्ट कर जाएगा, इसका मतलब यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से, और यहाँ पे भाई ये नेगेटिव बने प्लस बनेगा ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में पलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा भाई, यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। D2 उसको फॉरवर्ड वाइज दिख रहा है, यहाँ जाएगा करंट, फिर ग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड से फिर निकलेगा, फिर लोड से जाएगा भाई, फिर यहाँ से एक तरीके से इस तरीके से बहेगा, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर तरह बिहेव करेगा भाई, यानी सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला है इफ यू आर चेकिंग अ 50 हर्ट्ज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड ऑब्जर्व दैट द आउटपुट हैज अ 50 हर्ट्ज रिपल भाई, यानी जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी था वही आपका आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में एक डायोड मेरा ओपन है भाई, और ये एक डायोड ओपन होने के चलते क्या हो गया, हाफ वेव बन गया भाई, और हाफ वेव बनते ही क्या होगा, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनपुट का था वही आपका आउटपुट का भी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो वही है कि भाई कोई एक डायोड जो है इसमें ओपन है, इसीलिए आपका ये हाफ वेव बन चुका है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अ जीनर डायोड हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 4 वॉट एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ मैक्सिमम करंट भाई। देखिए पावर रेटिंग दिया, वोल्टेज रेटिंग दिया, करंट नहीं निकाल सकते हैं, बताइए भाई। पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, पावर रेटिंग है 4 वॉट, वोल्टेज रेटिंग है आपका 20, तो भाई करंट नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो 4 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 मिली में चेंज करना, तो 1000 से गुना 1000 से भागा कर देते हैं भाई, तो ये 1000 जाएगा तो ऊपर में 10 का पावर -3 बन जाएगा, यानी इसको हम लोग मिली बोल सकते हैं भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 200 मिली एम्पियर भाई इसका मैक्सिमम करंट होगा जो झेल सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज आपका दिया है 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ भाई यहाँ पे 2 किलो ओम, आपसे पूछा है करंट थ्रू द जीनर भाई, यानी यहाँ से कितना करंट जाएगा आपको बताना है। तो भाई जीनर अपने पास वोल्टेज 15 वोल्ट मेंटेन कर रखा है भाई, तो सीधी सी बात है, ये तो आउटपुट है, तो कोई लोड कनेक्ट नहीं भाई, तो इधर ओपन रहेगा, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब यही मेरा नेटवर्क बनेगा। तो भाई इनपुट वोल्टेज मेरा कितना है 40 वोल्ट है भाई, तो 40 वोल्ट में से भाई 15 वोल्ट तो यही खा गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 25 वोल्ट किसके पास आएगा, 25 वोल्ट कौन खाएगा, ये खाएगा भाई, समझे। तो कितना करंट जाएगा, कि सीरीज सर्किट बना तो इधर कितना करंट जाएगा हम लोग बता सकते हैं भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लिए वोल्टेज पता चला, रेजिस्टेंस तो करंट कितना है, I इक्वल टू V मेरा 25 है, R कितना है 2 किलो, किलो ऊपर जाएगा भाई, है ना यार, किलो मतलब 1000, तो 1000 को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा मिली बन जाएगा ना भाई, समझ गए, मिली एम्पियर आएगा, तो भाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मिली एम्पियर, ठीक है, सेकंड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द करंट थ्रू द रजिस्टर भाई, यानी कौन सा रजिस्टर पूछा R, यहाँ से कितना करंट जाएगा ये बताना भाई। तो भाई टोटल 120 वोल्ट अप्लाई किया था, 50 वोल्ट जीनर के पास आ गया, तो भाई ये कितना खाएगा बताइए, ये हो जाएगा 70 वोल्ट भाई, समझ गए। और ये 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट इसके पास भी आ जाएगा, लोड के पास भी पैरेलल में है ना। तो भाई मुझे बताइए इधर से लोड करंट निकाल सकते हैं 50/10 किलो, तो किलो ऊपर जाएगा तो भाई मिली बन जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 मिली एम्पियर, यानी इधर जो आ रहा है ये 5 मिली एम्पियर के बराबर है भाई। यहाँ पे भाई मुझे 70 वोल्ट पता है, रेजिस्टेंस पता, तो आई नहीं निकल जाएगा, इधर से कितना करंट आ रहा है, आई इक्वल टू 70/5, 70/5, और ये 1000 को ऊपर मिली बन जाएगा, कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 4 20, यानी 14 मिली एम्पियर आ रहा है इधर से, तो 14 मिली एम्पियर इधर से आया भाई, इधर से आपका 5, तो इधर कितना जाएगा बताइए 9 मिली एम्पियर भाई, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, आर के क्रॉस से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है भाई, तो अभी जस्ट निकाल लिया 14 मिली एम्पियर, ठीक है भाई 14 मिली एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट थ्रू द जीनर भाई, तो करंट जीनर के क्रॉस निकाल लिया 9 मिली एम्पियर आ जाएगा, फोर्थ आंसर। और अगला बोलता है जीनर हैज इम्पिडेंस ऑफ 10 ओम, यानी जीनर भाई आइडियल नहीं है, इसके साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस भी दिखा दीजिए आप, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बोलता है अब कितना करंट आएगा भाई, देखते हैं क्या पूछा है। देन द आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज बताना भाई, ठीक है ना। तो भाई मुझे पता है कि इसके क्रॉस तो भाई 50 वोल्ट मेंटेन है, इधर से करंट आ रहा है मेरा 9 मिली एम्पियर, तो मुझे बताइए 10 ओम में कितना ड्रॉप होगा, तो V इक्वल टू आई मेरा है 9 गुना 10 का पावर -3, ठीक है। R कितना भाई 10 ओम है, तो कितना हो जाए भाई 90/1000, 10 नीचे लाएंगे ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, कितना हो जाए 0.09, तो ये 50 वोल्ट है और ये प्लस माइनस है भाई, ये दोनों वोल्ट ऐड हो जाएगा,
और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मैं लिख देता हूँ पहले 0.09 वोल्ट है भाई, ठीक है ना। और जीनर देखिए रिवर्स बाइस में काम करता है आपका हमेशा, यानी प्लस है, नहीं प्लस है माइनस, देखिए तो दोनों के भी लगाइए, हाइयर टू लोअर फिर हाइयर टू लोअर भाई, तो दोनों प्लस माइनस जुड़ जाएंगे वोल्टेज, यानी 50 वोल्ट प्लस 0.09 भाई। तो दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो टोटल वोल्टेज आएगा भाई, वोल्टेज लोड के पास होगा, समझ गए। तो 50 में 0.09 वोल्ट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50.9 वोल्ट आएगा भाई, ठीक है। इसका देख लेते हैं आंसर 87 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, 0.0 यानी यहाँ पे एक और पॉइंट लगे भाई, एरर है यहाँ पे। आगे बढ़ता है, अगला है इन हाफ वेव रेक्टिफायर हैज अ रिपल वोल्टेज ऑफ इतना। देखिए भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट बनता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना, इन हाफ वेव रेक्टिफायर हैज अ रिपल वोल्टेज इतना, द रिपल वोल्टेज इन द इक्विवेलेंट फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो भाई देखिए ना हाफ वेव है ना, तो हाफ वेव में भाई जैसे मान लो कोई फिल्टर हम लोग लगा दिया, मान लो कैपेसिटर फिल्टर लगा दिया भाई, तो कैपेसिटर फिल्टर लगाने के बाद आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके का, मतलब यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे फिल्टर मिसिंग है भाई, ये आधा अधूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, फिल्टर सर्किट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं ये आपका 0.7, तो भाई यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट होता है कैपेसिटर का, मतलब ये A पॉइंट से B पॉइंट चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट लार्ज होता है, तो भाई ऐसे जाएगा ये, ठीक है ना, यानी ओवरऑल जो है आपका इस तरीके वेवफॉर्म बनेगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा और फिर ये डिस्चार्ज होगा, तो इस तरीके का वेवफॉर्म बनेगा भाई, ठीक है ना। इसमें अगर ये कैपेसिटर फिल्टर यूज़ करते हैं तो, और इसके लिए फिर जब आप डिफाइन कीजिएगा तो भाई इसमें रिपल वोल्टेज होता है, रिपल वोल्टेज मतलब पीक टू पीक, और इसमें यहाँ से देखना है, मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस तरीके बनता है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसको बोलते हैं रिपल वोल्टेज भाई, पीक टू पीक, और इसका फॉर्मूला होता है IDC अपॉन F इंटू C, ठीक है, हाफ वेव के लिए। और वही फुल वेव की बात करें तो ये मेरा आउटपुट वेव फॉर्म है, तो इसमें आपका कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, और ये किसके लिए है, जब हम लोगों ने शंट कैपेसिटर लगाया भाई एज अ फिल्टर, उसके लिए है। तो भाई यहाँ पे जब आप रिपल वोल्टेज को डिफाइन करेंगे, यानी पीक टू पीक, तो VR भी बोलते हैं, रिपल वोल्टेज जो होता है भाई ये होता है IDC बटा 2FC के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, रिपल वोल्टेज भाई, पीक टू पीक बोले या फिर रिपल वोल्टेज बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो देखिए बोलता है भाई कि हाफ वेव के लिए रिपल वोल्टेज दिया हुआ है, यानी रिपल वोल्टेज मेरा कितना है भाई, इसका फार्मूला क्या है, IDC अपॉन 2, यहाँ पे सिर्फ FC होता है भाई, इसका मान दिया 30 वोल्ट, ठीक है भाई। अब बोलता है भाई फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल वोल्टेज कितना होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल वोल्टेज फार्मूला क्या, IDC बटा 2FC, तो इसका मान आपको बताना भाई। तो मुझे बताइए भाई IDC बटा 2F का मान, तो भाई मुझे पता है ऊपर में 30 दिया हुआ है, तो इसका जब मैं 30 लिख देता हूँ और दो नीचे में था वैसे वैसे रहेगा, तो 2 कट जाए तो कितना आएगा आपका, 15 वोल्ट आएगा भाई, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको ये 2 फॉर्मूला दिमाग में रखना है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रिपल वोल्टेज से ही है, बोलता है इफ द रिपल वोल्टेज, अभी जस्ट बताया भाई रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला, इसको पीक टू पीक वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग, और ये होता है IDC बटा 2FC। तो रिपल वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड करंट पे भाई, लोड में जो करंट बह रहा है वो DC करंट ही तो होता है, समझ गए। तो याद रखना है रिपल वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड करंट पे भाई। तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि भाई एक फुल वेव रेक्टिफायर है, और जब इसको 25 वोल्ट पे काम करवा रहे थे और इसमें लोड करंट कितना था, 60 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। मतलब एक फुल वेव रेक्टिफायर भाई, एक लोड लगा, लोड के पास आ रहा है कितना, 60 मिली एम्पियर, और आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, 25 वोल्ट। अब इसी में क्या बोल रहा है भाई, लोड मेरा मान लेते हैं लोड करंट अब डबल हो चुका है भाई, तो इस समय रिपल वोल्टेज क्या होगा, सॉरी मतलब रिपल वोल्टेज पहले भाई 25 वोल्ट था और करंट कितना ले रहा था, 60 मिली एम्पियर। अब पूछ रहा भाई अगर करंट ही 120 मिली एम्पियर लेता तो उस केस में आपका रिपल वोल्टेज कितने के बराबर होगा, तो बताया भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्योंकि लोड करंट बढ़ गया तो रिपल वोल्टेज भी भाई मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन से बात करते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे इसको पूरा ख़त्म ही करने के लिए, क्योंकि 125 क्वेश्चन है इसमें टोटल।